नमस्ते दोस्तों, कृषि ऋषि चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी से बात करेंगे। जैसा हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है, हम ऐसे सफल लोगों को बुलाएं जो खुद ज़मीन से जुड़े हैं। ज़मीन मतलब रियल एस्टेट नहीं, लेकिन कृषि, खुद कृषि से जुड़े हैं। और सिर्फ जुड़े ही नहीं हैं, उसमें सफल हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अचीव की हैं जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे ज्ञान से थोड़ा ज़्यादा है। और हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों से मिल सकें, इनसे बात कर सकें, समझ सकें कि इनकी जर्नी कैसी है, इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचे हैं, और क्या क्या कर सकते हैं कि दूसरा कोई कोई भी इंसान जो चाहे ये करना, कैसे इस सफलता को रेप्लिकेट कर सकता है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी से। मैं इंट्रोडक्शन में ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन अपने आप में काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इन्हीं से बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। इसको हम हर बार जैसे चालू करते हैं उसकी बजाय हम एक बार सबसे जो आपके बारे में अभी सबसे इंटरेस्टिंग जो एक चीज़ चल रही है, जो आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कृषि के लिए जैसे कर रहे हैं, और जो आपका इस पे आपकी जो ओपिनियन है, और इसकी क्या इकोनॉमिक वाइबिलिटी है, या किस तरह से, या कौन से लेवल का किसान या कौन से लेवल का इंसान इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी देखी नहीं, या किसी को सोचते इस डायरेक्शन में, इस दिशा में सोचते हुए भी मैंने कभी नहीं पाया। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, हेलीकॉप्टर जो है खेती के लिए उपयोग, ये भारत के लिए नई बात हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें अन्य देशों को, तो लंबे समय से उनका उपयोग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और मैं इसको इस ढंग से समझाऊंगा कि अब भारत में जो खेती होती है, जी जी जी। तो जो हम बीज उपयोग कर रहे हैं वो अमेरिका की कंपनियां बेच रही हैं। हाँ द बेस्ट क्वालिटी, कारगिल, हाँ हाँ मोनसेंटो, हाँ बहुत सारी हाँ कंपनियां हैं। हाँ खाद भी हम वही उपयोग कर रहे हैं जो अमेरिका उपयोग कर रहा है। हाँ केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ, एनपीके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दवाइयाँ भी वही कंपनियां हैं जो जो जो, अमेरिका को हाँ, दे रही हैं। खाद, बीज, दवाई सब सेम है। धरती हमारी भी फर्टाइल है, मेहनत हम उतना ही करते हैं। लेकिन यदि आप मेहनत तो औसत, शायद ज़्यादा ही करते हैं सर। बेशक, अब अगर औसत उत्पादन प्रति एकड़ गेहूं, धान, सरसों, इनका अगर देखो आप, अमेरिका का और भारत का, बहुत फ़र्क है तो सर। बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है। अब अभी भी हम कहते हैं कि भाई अभी वहां तक पहुंचने में हमें कई साल लगेंगे, हाँ, दशकों लगेंगे। दशक। तो हाँ, जरा ये इस सवाल का जवाब ये जरा ढूंढो कि जब खाद, बीज, दवाई सेम है, सिंचाई के साधन भी, स्प्रिंकलर वो भी यूज तो करते हैं, तरीका ड्रिप, सेम क्यों ना हो। हाँ, ड्रिप भी सेम है, फिर क्या कारण है कि प्रोडक्शन में हम पिछड़ते कम हैं? है। तो जब मैंने पूरा देखा, तो मैंने पाया हमारे यहाँ जो रोगों से लड़ने का जो तरीका है हमारा, वो जो है उनका और हमारा अलग है। उसको इस ढंग से समझाता हूँ कि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं। हाँ हर साल कोई न कोई बीमारी आती है। मान लो गेहूं की बात करो, तो 1,000 एकड़ में या 2,000 एकड़ में एक गांव खेती कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 80% किसान, 84% किसान 4 एकड़ से 5 एकड़ वाले हैं। हाँ तो हाँ सर, तो इतनी, जब हाँ बीमारी हाँ। आती है, तो आज आपने डाला, आपके खेत में बीमारी दिखी, आज आपने दवाई डाली। मेरे खेत में नहीं है, मैं बगल में हूँ, जब मेरे यहाँ बीमारी दिखेगी तो मैं डालूंगा, बिल्कुल। फिर तीसरा किसान डालेगा, चौथा किसान डालेगा। हाँ, इस तरह से महीने भर दवाई पड़ेगी, पड़ेगी। और जब तक अंतिम व्यक्ति डालेगा तब तक फिर से बीमारी शुरू आ हो जाएगी। जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो हर साल बीमारी आती है, और हर साल हम दवाइयाँ भी डालते हैं, लेकिन बीमारी 25% टैक्स लेके चली जाती है प्रोडक्शन का। हाँ सर, हाँ सर, एकदम सही बात है। तो हमारा जो लड़ने का तरीका है, तो कोरोना सब में, ऑप्टिमल, हाँ, हाँ। जबकि जो डेवलप कंट्री हैं, वो अगर कोई एक बीमारी की संभावना दिखी या कहीं तो एक एक बार जगह में आया, उसको जड़ तो से पूरा ख़त्म का कर देते पूरा हैं। एरिया, बिल्कुल। जैसे कोरोना जिस तरह से हम लड़े, कि एक जो व्यक्ति भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटना तो चाहिए, हमारे बिल्कुल। यहाँ क्या होता है कि आज मेरे पास पैसे हैं तो बीमारी है, देखा तो मैंने दवाई डाला, दूसरा 1 हफ्ते बाद शहर जाएगा, फिर दवाई लाएगा तो डालेगा। इस तरह से बीमारी जो है पूरी तरह से अपना जड़ से टैक्स लेके निकल। जाती है। हाँ हम हाँ सोचते हैं शायद हमारे भाग्य में इतना ही लिखा था। तो टोटल हाँ। इंडिया का जो प्रोडक्शन है, अमेरिका से इसलिए पीछे आता है पर एकड़, पर क्योंकि एकड़ बीमारी से लड़ने का तरीका हमारा अलग गलत है। है। और यदि कल्पना करो कि वही पूरे के पूरे गांव की खेती में जैसी बीमारी दिखी, एक साथ दवाई डाल दी जाती, तो 25% प्रोडक्शन ज़्यादा आता। हाँ हाँ ठीक है। तो ये केवल हेलीकॉप्टर से ही संभव था, क्योंकि हवाई जहाज इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एयर स्ट्रिप चाहिए जगह जगह पे,
और ड्रोन की बात आती है कि भाई ड्रोन से आप क्यों नहीं कर सकते, तो ड्रोन की अपनी लिमिटेशंस हैं जी। कि एक तो बैटरी भारी होती है, दूसरा 15 से 20 किलो से ऊपर हम ले जा नहीं हाँ, पाएंगे। पेलोड कैपेसिटी कम और होती है अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि ड्रोन ने 20 एकड़ कर दिया आज यहाँ, और तो अगर 2000 एकड़ गांव का है, 4-5 भी लगा दिया, तो हमको ये समझ में आएगा कि बीमारी फिर कहीं न कहीं उभर जंप कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, ड्रोन को हर किसान ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिविजुअल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैनुअल में जो प्रॉब्लम है वो ड्रोन में भी है कि एग्जैक्ट अगर सोचो 10 एकड़ की खेत है, 10 एकड़ में आपने पूरा का पूरा दवाई छिड़क दिया, लेकिन 10 फीट जगह भी आपने छोड़ दी जहां वायरस से आप सर वो बचे वापस हुए आ जाएगा हैं, वापस आ जाएगा, ठीक है। 100%। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा इरेडिकेट करना जरूरी है। हाँ, जड़ से जी। और पूरे एरिया में एक साथ खत्म होना चाहिए, तो तभी खत्म एक होगा। तो देश का प्रोडक्शन 15 से 20% बढ़ सकता है अगर हम इस तरह से कम्युनिटी बनाएं कि 100 किसान, 200 किसान, 1000 किसान, जैसे बस्तर में हमने बात की 50 ग्राम पंचायत, और वहाँ पे एक साथ हम छिड़काव करेंगे, ठीक है। तो लागत भी कम आएगा। हाँ हाँ हाँ, लोगों को अंदाज नहीं है, लोग सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर से दवाई छिड़कने में या बीज डालने में या खेती करने में महंगा पड़ेगा, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, 1000 एकड़ एक गाँव में है जी। और हाँ सर, थोड़ा वो कॉस्ट कितना होता है थोड़ा ये, हाँ दिस। तो 1000 एकड़ अगर है गांव में, और 1 एकड़ पे ये समझ लीजिए 1000 की दवाई डालता है मान लो, 1000 रुपए की जी, और लेबर चार्ज मान लीजिए 1000 रुपए के आसपास, 2000 रुपए एक एकड़ में 2000 गया, मान लीजिए, 1000 एकड़ है जी, उदाहरण दे रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है जी। 20 लाख रुपए का खर्चा हो जी। गया तो मेरा। 20 लाख का खर्चा हो रहा है। यदि उसे आप हेलीकॉप्टर से डालते हो तो आप पाएंगे कि भैया ये हेलीकॉप्टर में ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे में कर देगा, और कास्ट के हिसाब से देखेंगे कि भाई लगभग 6 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर चार्ज आया, और दवाई भी होमोजीनस एक साथ अगर डालोगे तो आप पाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख 5 लाख की दवाई में, और आप प्लान तरीके से डाल सकते हो कि कुछ भी ना छूटे, वो 10 स्क्वायर फुट भी ना छूटे, ये और एकदम एक सही ही बात दिन आपने डाल दिया, वो बीमारी कहीं दोबारा आएगी नहीं, है। एकदम सही बात है। प्रोडक्शन 10 से 15% आपका बढ़ गया, और 20 लाख का काम आपका 10 लाख में हो गया, और 1 महीने में जो काम होता था वो 1 दिन में हो गया, कुछ घंटे में सर, जी, कुछ घंटों जी। में, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है कि अगर ग्राम पंचायत तय कर लें कि भाई हमारे एरिया में हम पूरा एक साथ कोई बीमारी आएगी तो डालेंगे, ठीक है, अपना चार्ट बना लिए, तो मेरा मानना है कि खेती में जो एक बड़ा लागत, बार बार हम सोचें कि 15-20% प्रोडक्शन, ये ओपन सीक्रेट है कि अमेरिका हमसे आगे है, खाद बीज दवाई सारी चीज़ सेम है, क्या कारण है, तो बीमारी से लड़ने का तरीका, वहाँ हेलीकॉप्टर की बड़ी भूमिका हो सकती है। और हमारे देश में मतलब कुएं में भांग ऐसी पड़ी है कि अभी तक छोटे छोटे देशों के पास खेती में हेलीकॉप्टर का उपयोग कैसे हो उसकी गाइडलाइन बनी हुई है। हमारे देश में कोई गाइडलाइन ही नहीं अभी तक, कोई सोचता ही नहीं कि हेलीकॉप्टर खेती में जाए, केवल स्टेटस सिंबल बना हुआ है। हाँ सर, ये तो है। हेलीकॉप्टर मतलब मैं भी आज सोचता हूँ तो मेरे को ये लगता है भाई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है आदमी तो मतलब बहुत नेता पैसा, हो या अभिनेता हो, या नेता अभिनेता, या फिर कोई बिजनेसमैन होगा बड़ा। और बिजनेसमैन भी बेचारे लो प्रोफाइल रहने के चक्कर में इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, इस चक्कर हाँ, में हाँ, ले सकते हैं फिर भी नहीं लेते। हाँ। फिर रूल्स रेगुलेशन इतने कड़े हमने बना के रखे हैं, ये एक यूजफुल चीज़ है जो गांव गांव में होना चाहिए। मेरा तो मानना है हर 15-20 ग्राम पंचायत पे एक होना चाहिए। उसके पीछे रीजन और है, देखो जंगल में आग लगती है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, 44% वहाँ पे जंगल है, हर साल आग लगती है, अरबों खरबों नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहाँ आग लगती है देखते जरूर हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, मूक दर्शक बने रहते हैं, क्योंकि जहाँ आग लगती है वहाँ कोई रोड तो है नहीं कि आप ट्रक फायर ब्रिगेड ले जाओगे, जंगल की आग से लड़ना आसान भी नहीं है सर, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यदि आप 50 किलोमीटर रेडियस पे एक हेलीकॉप्टर रखते हो तो क्योंकि हर जगह सिस्टम है, जहाँ आग लगती है तुरंत फॉरेस्ट गार्ड है, तुरंत मोबाइल बताया कि यहाँ सूचना का सिस्टम तो है बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेट्स हैं कि इस जगह पे आग लगी है, बिल्कुल। तो हेलीकॉप्टर अगर हो तो हजार लीटर का बकेट लेके उड़ता हो तो ये मान चलिए 8 से 10 मिनट में ले जाके पानी हम शुरुआत में बुझा देंगे। बिल्कुल। तो जो अरबों खरबों का लॉस हो रहा है वो बच जाएगा। सेम अगर 50-100 गांव में एक हेलीकॉप्टर रखा है तो एयरलिफ्ट करके मरीज को भी कहीं भी आप तुरंत पहुंचा सकते हो। इस तरह से हेलीकॉप्टर को जब तक आप इजी नहीं बनाओगे, आज के ज़माने में जबकि ऑनलाइन आपको सूटकेस में आपको हेलीकॉप्टर मिल जाता है, असेंबल करके आप यूज कर सकते हो। और सर इतना महंगा है भी नहीं। अब जब आप बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ तो जैसे मैं जयपुर से हूँ, जयपुर टूरिस्ट सिटी है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर का एक चक्कर 5-7 हज़ार रुपये में लगता है। एग्जैक्टली।
मतलब इतना महंगा नहीं है कि किसी की बेशक। जान नहीं बचा सकता मैं। बेशक, जंगल बचाना है, खेती बचाना है, जान बचाना है, तो मैंने सोचा कि भई हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सर बहुत ये पॉजिटिव हाँ, एग्जाम्पल अगर मैं खरीद के रखता हूँ, तो सरकारें ज़रूर देखेंगी कि हाँ, इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है, जंगल बचाए जा रहे हैं। बस्तर जैसे जो इतना संवेदनशील, इतना पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से अगर शुरुआत होगी, तो मेरे देश की सरकारें निश्चित रूप से इसको टेक ओवर करेंगी। तो ये सोच के मैंने बैंक से लोन लेके हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया। सर थोड़ा ये भी बताएं बैंक से, मतलब जैसे ये एक तो मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी हमारी गवर्नेंस की भी असफलता है। मैं ये भी समझता हूँ देश बहुत बड़ा है, गवर्नेंस के पास करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे, सर जैसा आप अभी बता भी रहे थे, 140 करोड़ की हमारी जनता है और हमारे किसान कम होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को कोई रुचि नहीं है, न कृषि में, न पशुपालन में, कोई रुचि नहीं है। अखिल, पिछले साल 2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है। 2 करोड़ ने। और हमारी युवा पीढ़ी कोई खेती करना नहीं चाहती। नहीं करना चाहते सर, वो मिट्टी में हाथ भी नहीं तो डालना चाहते। जरा बताओ कि खाना कहाँ से आएगा? आप 5 साल बाद हमारी जनसंख्या में जूम कर रहा हूँ 1 अरब 60 करोड़ हो जाएगी। आसानी से। तो क्या इसको हम मोबाइल से अपलोड करेंगे रोटियां, या कंप्यूटर पे अपलोड करेंगे? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जानना नहीं चाहती, और जाए भी क्यों जिस सेक्टर में लोग सुसाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो जहाँ उस पे सेक्टर गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस बना पा रही, हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ एकदम सही बात नहीं, है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कोशिशें की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने कोशिशें की, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इसको वो जिस प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए खेती को, उस प्रायोरिटी पे नहीं। जी। हाँ हाँ हाँ, आप सही बोल रहे दूसरी एक बड़ी बात ये भी है ना कि 1 अरब 40 करोड़ आज आप हैं, करीब आपके 54 करोड़ युवा हैं। सबसे जवान देश है ये विश्व में। हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और इन युवाओं हाँ को सर। अगर आप रोजगार नहीं दोगे, तो ये अराजकता की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, इनको एकदम सही बात है। हर युवा को आपको रोजगार भी देना है। हाँ। और कोई भी इंडस्ट्री 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे, संभव नहीं। केवल एग्रीकल्चर एंड एग्रो एलाइड एक्टिविटीज जो हैं, जो मोर देर 36, मतलब खेती का मतलब लोग सोचते हैं धान गेहूं बस, जी नहीं। हॉर्टिकल्चर है, साग बहुत सारी सब्जियां चीजें हैं, हैं सर, हाइड्रोपोनिक हो एरोमेटिक्स गया, है, एरोपोनिक्स हो गया, है, कई सारी चीजें। हाँ हाँ और बिल्कुल। गोट मतलब बकरी पालन है, हाँ। मछली पालन है, हाँ और यहाँ तक कि मोती पालन है। हाँ, तो और फिर उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, हाँ हाँ हाँ, प्रोसेसिंग, ये सेक्टर इतना बड़ा है बहुत बड़ा है कि सर। पूरी दुनिया को आप फीड कर सकते हो। बिल्कुल सर। आज भी हम, आप जैसे बता रहे हैं, औसत 1 एकड़ से हम दुनिया से इतना कम निकालते हैं। अब हम लोग भी जैसे अगर जो पशुपालन में जो हैं उनके साथ काम करते हैं, सर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेरे यहाँ की भैंस या यहाँ की गाय, यहाँ का जो जानवर है, वो बाहर से औसतन अंतर्राष्ट्रीय औसत से आधे से कम है। बेशक कम है। तो क्या है कि मेरा मानना है कि लोगों के रोजगार के लिए खेती, क्योंकि खेती में अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि कोरोना ने सिखाया कि अगर हमें अपना इम्यून पावर बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो नेचुरल चीज़ें चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। फिर हमारे मसाले औषधि भी हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, हर्ब्स हैं, क्योंकि हर चीज़ अब हर्बल चाहिए हर एक को। तो अब हर्बल आएगा कहाँ से? जंगल तो खत्म हो गए, तो अब उनकी खेती की ज़रूरत है, मेडिसिनल प्लांट की। एसेंशियल ऑयल है, एरोमेटिक्स प्लांट्स हैं, जेगरी है, हनी है, इतना बड़ा सेक्टर है। तो इस ओर अगर हम आएंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और ग्लोबल मार्केट में ये बहुत बड़ा मार्केट है, ऑर्गेनिक का, फूड सप्लीमेंट का, मिलेट्स का, बिल्कुल। और जिसमें जो प्रॉमिसिंग भी है, डॉलर और यूरो में आपको पे करने को तैयार है। हाँ। बशर्ते की क्वालिटी हो। हाँ। और क्वालिटी में हम हमेशा फेल होते हैं, कहने में बुरा लगता है, बट क्योंकि हमारा स्टोरेज खराब है, हमारा उत्पादन में भी कुछ ऑर्गेनिक को भी लेके मैं बताऊंगा कि हमारे किसान ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक उगाते नहीं है। अवेयरनेस अभी भी नहीं आई है। तो अगर हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे तभी हम ग्लोबल मार्केट में जा पाएंगे। इंडिया में तो चल जाता है कि पूरा झूठ बोल के हम बेच देते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। लेकिन वहाँ तो मशीनें हैं, खाने के पहले वो चेक करेंगे, चेक करती है एक एक आइटम, और विद इन ए सेकंड पता चल जाएगा कि आपने क्या डाला, कब डाला। बिल्कुल। तो क्वालिटी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सर। और क्वालिटी अगर हम पकड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से विश्वगुरु बन सकते हैं, मेरा मानना है। लेकिन रास्ता ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि हम क्वालिटी पे को लेके कितना ईमानदार हैं। हाँ। और साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना आगे से
प्लान करते हैं। तो जैसे कि हेलीकॉप्टर की बात की, तो भाई हेलीकॉप्टर जैसी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी हैं एग्रीकल्चर में क्यों अप्लाई नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली में होनी चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो आप मैं मेरा भी पहला सवाल ये था सर, हेलीकॉप्टर है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, और अब जब मैं सोच रहा हूँ सिर्फ 5-10 मिनट बात करने के बाद जब मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे खुद को दिख रहा है यार कि हेलीकॉप्टर इतना महंगा भी नहीं होता जितना मुझे लग रहा है। वो हमने स्टेटस सिंबल बना रखा है। और जितना फायदा देता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और भारत का किसान भी हेलीकॉप्टर में क्यों न उड़े? क्यों हाँ 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 सर। अगर आप बोल रहे हो मेरे को 2,000 एकड़ में 20 लाख का मेरा खर्चा है, और 20 लाख सब लोग अलग अलग जब खर्चा करते हैं, तो भी वो 10-15 स्क्वायर फुट ऐसा बच जाएगा जहाँ पे वो रोग है अभी भी, और वो फिर से फैल जाएगा। तो इतने में तो मैं अखिल हेलीकॉप्टर जी, चला ही लूँगा। एक गांव में 200 ट्रैक्टर हैं, बड़े गांव में। हाँ अब बिल्कुल 200 ट्रैक्टर की कीमत जरा जोड़ लीजिए आप, पूरे ट्रैक्टर सर, ट्राली सारा मिला हिसाब के 10 मतलब 20 करोड़ हो गए सारे इक्विपमेंट के साथ से। और 20 करोड़ भी आप थोड़ा कम की साइड ही ले रहे हैं। मैं जी तो आप 10 लाख ले रहे हैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली का, मैं तो थोड़ा और ज़्यादा ही पकड़ रहा 5 करोड़ में आपको छोटा वाला आपकी खेती के काम के लिए सफिशिएंट आपको हेलीकॉप्टर आ जाता है। तो गांव मिल के क्यों नहीं ले सकता? सर ऐसे किसान हैं जो 5 करोड़ अकेले खर्चा कर सकते हैं, ऐसे भी किसान हैं। बेशक बेशक। वो एक बार का ही तो खर्चा है, बाद में तो सब मिलके उसकी कॉस्ट ले ऐसे किसान से एक हाथ से तो मिले ही होगे आप। मिले हैं सर, कुछ कुछ किसान। अभी बात भी कर रहे हैं। तो हाँ सर, हाँ सर। और खास करके हम देखें तो महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे तो ऐसे किसान हैं, बेशक हैं। मेरा कहना यह है कि एक किसान बेशक न ले पाए, लेकिन मिलके तो ले हाँ मिल के ले सकते बिल्कुल हैं, ले सकते और मिल के ही बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल 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 और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, वो अगर मिल के सच में काम करें तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकते थे। आज भी जो हमारे हार्वेस्टर हैं अधिकतर पंजाब में होते हैं, वो पंजाब से उसको भले 1 महीना लगे, पंजाब से जाता है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब पंजाब से धीरे धीरे चलता है हमारे हार्वेस्टर। यहाँ भी आता है। पंजाब से आता है, तो मतलब अगर पंजाब के किसान भी या महाराष्ट्र के किसान भी 2, 3, 5, 7, 10 हेलीकॉप्टर भी हैं, तो सर उसको आने में कितना वक्त लगता है? हेलीकॉप्टर तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। सर आप जल्दी देखेंगे, अब हेलीकॉप्टर खेतों पे उड़ते नजर आएंगे, निश्चित मानिए। किसी को शुरुआत करने की जरूरत होती है, हाँ, आप और सही शुरुआत बोल रहे मैंने हैं, की। सही बोल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस दिशा में बहुत सारे लोग आगे आएंगे। एक मार्गदर्शन और एक ना एक लीडर की भी जरूरत होती है कि भाई हाँ मैं पहले करूंगा, मेरी रिस्क पे, कोई बात नहीं, तुम देखो इससे क्या होता है। बेशक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक थोड़ा सर काली मिर्च के बारे में, वहाँ पे भी आपने जो किया है वो कुछ और ही है सर, मतलब ऐसे वो अनइमेजिनेबल जो होता है ना, थोड़ा उस कैटेगरी में चला जाता है वो सर। देखिए, काली मिर्च के बारे में लोगों की एक धारणा थी कि भाई ये दक्षिण भारत में हो सकती है, बिल्कुल, मेरी भी यही थी तो सर। हजारों साल से वो वहीं कैद रही। हाँ थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन सेंट्रल इंडिया तक तो पहुंच ही नहीं पा रही थी। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं चूंकि हिस्ट्री का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने देखा कि ये देश जो गुलाम हुआ, बेशक काली मिर्च के लिए हुआ। और हाँ, जो मसाले। गोरे आए, पुर्तगीज आए थे, वो मसालों में भी काली मिर्च। काली मिर्च, हाँ। तो काली मिर्च के बिना काम नहीं चलता उनका। और आप देखेंगे, मेनू उठा के देख लीजिएगा, तो ब्लैक पेपर और लैम्ब, अपना सर नमक काली मिर्च हर टेबल पे होती है अलग हाँ, से। और बिना उसके मतलब सूप में काली मिर्च से चालू होगा और मेन कुजिन तक पे काली मिर्च रहेगी, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल। और बिना उसके डाइजेशन नहीं हो पाता उनका। तो काली मिर्च के लिए ही आए थे, और काली मिर्च के कारण गुलाम हुआ है देश। और मैंने सोचा वापस से मसाले और जड़ी बूटी के जरिए हम वापस रिवाइव हो सकते हैं, जिसके कारण कभी सोने की चिड़िया भारत था। तो काली मिर्च की हमने लगातार उस पर काम किया, और एक ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ हम लोगों ने उसकी सफल जुगलबंदी चालू की। तो जब काली मिर्च होने लगी और बाज़ारों में गया, तो पहले तो लोगों ने डाउट किया कि भाई छत्तीसगढ़ में बस्तर की काली मिर्च है, तो ये बोले कि वहाँ की काली मिर्च क्वालिटी का इशू आएगा, मैं जानता था। तो फिर हम लोगों ने टेस्ट वगैरह कराया, तो पाया गया कि अभी तक जो इंडिया में हो रही है उससे 16% ज़्यादा बेटर काली मिर्च है क्वालिटी वाइज। अच्छा। तो हमारा हौसला और बढ़ गया। फिर हम लोगों ने और उस पर काम किया और एक नई वैरायटी ही डेवलप की, MD BP16 मादंतेश्वरी ब्लैक पेपर 16। और फिर भारत सरकार के जो स्पाइस बोर्ड के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जब सुना कि भाई वहाँ उत्पादन भारत के अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर गए, वो 2-3 बार गए, उनकी टीम गई। फाइनली उन तीनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा, मैं दूंगा आपको, जो स्पाइस इंडिया भारत का जो भारत सरकार का जो जनरल है, उसमें तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर आर्टिकल लिखा, और उन्होंने लिखा
कि भाई देखिए औसतन काली मिर्च जो है एक पेड़ से 1 किलो से 1.5 किलो साल में देती है। हिंदुस्तान हमारे में, हमारे भारत इंडिया में, का हाँ एवरेज, भारत में, हाँ हाँ एवरेज प्रोडक्शन है। हाँ हाँ। और ये काली मिर्च के बारे में लिखा कि यहाँ 8 से 10 किलो पर प्लांट काली मिर्च हो रही है, तो 4 टाइम्स टू 4-5 गुना सर। जी। तो इसलिए तो ये लोगों को पहले तो गले नहीं उतरा कि मेरे कैसे हो मेरे रहा को भी है। मुश्किल हो रही है सर। फिर हमने बताया कि देखो ये ऑर्गेनिकली हो रही है बिना रासायनिक खाद के, और हम ऑस्ट्रेलियन टीक एक पौधा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन इसको देता है काली मिर्च को। तो उस पेड़ पे अगर हम लगाएं, क्योंकि मैंने अलग अलग 25-30 पेड़ों पे ट्राई किया, फाइनली इसके साथ अच्छा, तो सफल पौधा पेड़ के ऊपर हुआ। लगा जी, है, मतलब काली मिर्च एक लता है लता है, हाँ और हाँ। उसको ऑस्ट्रेलियन टीक के ऊपर हम चढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीक आकेशिया की एक वैरायटी है जो 9-10 साल में लकड़ी भी बढ़िया देती है। आपको 1 एकड़ से लगभग 3-4 करोड़ की लकड़ी दे देती है 10 साल में। और उसके ऊपर काली मिर्च जो चढ़ती है वो हर साल हाँ, आपको, टीक अपने आप में फर्नीचर के लिए काफी जी अच्छी भी होती है लकड़ी, आप जी, सही बोल रहे हैं, हाँ हाँ। और ये आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए एकड़ तक देने लगती है काली मिर्च। तो ये एक क्रॉप जो है फिर बहुत हिट हुई। अब दूसरे प्रदेशों के किसान भी इसको लगाने लगे। तो ये वहाँ से बस्तर से एक मैं रिवॉल्यूशन मानता हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने नेचुरल ग्रीन हाउस की अवधारणा इसी ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च के जरिए दी। कि भारत में देखिए अब क्लाइमेट कंट्रोल वाली बहुत बड़ा इशू है, गर्मी बढ़ते जा रही है, बिल्कुल सर। और खुले में खेती करना बहुत कठिन हो गया है। इस साल भी ग्रीष्म लहर है पूरे जी, देश में। आपने पिछले साल सुना होगा कि ठंड कम पड़ी और गर्मी, गेहूं के पकने के समय गर्मी बढ़ गई तो गेहूं के दाने सिकुड़ गए और हमारा प्रोडक्शन लगभग 15-16% कम हो गया। मॉइस्चर कम होते ही वजन कम हो जाता है, अपने को जी। यूं नहीं पता पड़ता, लेकिन बड़े प्रोडक्शन में 1 सेकंड में पता पड़ता है तो moisture का। आने वाले दिनों में ये जो गर्मी बढ़ रही है, इससे ओपन एरिया में फार्मिंग कठिन होते जा रही है। बिल्कुल। तो अब जो गल्फ कंट्रीज ने तो पहले ही इसको देखा और उन्होंने पॉली हाउस बनाए। आप देखेंगे कहीं पे कतर में, इजराइल में पॉली हाउस में खेती हो रही है, खुले में होती ही नहीं होती। और इंडिया ने भी उसको अडॉप्ट किया तो 1 एकड़ की लागत लगभग 40 लाख रुपए है। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के जो डाटा है, 1 एकड़ पॉली हाउस में बनाएंगे तो 40 लाख का खर्चा आएगा। और हालांकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है उसमें 20 लाख, लेकिन बावजूद उसके 20 लाख 1 एकड़ पे कर्जा लेके अगर कोई खेती करता है तो उसे कर्जा पटाना बहुत कठिन है। सर, गवर्नमेंट सब्सिडी तो आप खर्चा कर लें उसके बाद में मिलती है आपको कुछ, वो भी शायद कुछ होता होगा कुछ साल बाद या इतने साल आप कर लें उसके बाद। हाँ, वो बैक एंडेड सब्सिडी है, वो बाद में हाँ आती है, सर, बिल्कुल तो सही तब कह रहे तक हैं। आदमी कैसे करेगा? तो ज़्यादातर जो किसान हैं, देखिए बड़े उद्योगपति अगर कोई लगाएं, साइड में खेती कर रहे हैं, शौकिया कर रहे हैं, तो अब तो पॉली हाउस इकोनॉमिकली वाइबल हो सकता है। या फिर कोई कट फ्लावर या एक्जॉटिक वेजिटेबल उगा रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर यूरो में आ रहा है, तब हो सकता है। केसर वेसर जैसा कुछ काम जी, हो रहा हो या यस। हाँ। लेकिन अगर आम किसान जो पॉली हाउस लगा रहा है वो उसकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, ये हालत है। हाँ, हाँ। क्योंकि 1 एकड़ में 20 लाख डाल के आप उसका जो तो ब्याज ही मार देगा। किस्त और ब्याज आपके 6 लाख के आसपास पड़ जाता है। खत्म। तो 1 एकड़ में क्या उगाओगे कि 6 लाख पहले तो आप नहीं लोन का पटाओ, फिर अपना नहीं पेट कर पालो। नहीं तो उसका हमने विकल्प निकाला। अच्छा, वो 40 लाख का जो पॉली हाउस है 7-8 साल में जीरो हो जाता है, हवाई टेट, ठीक है, उसके वेर एंड टेयर होता है। हाँ सर, Yes. बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने पेड़ लगा के कि पेड़ों के जरिए वो पॉली हाउस का इफेक्ट पैदा हो और पेड़ 10 साल में आपके 4 करोड़ के हो जाएं। वो तो 40 लाख तो जीरो हो रहा है, आपको 4 करोड़ हो जाए और सारे फायदे जो पॉली हाउस देता है वो भी दे, और जो पॉली हाउस नहीं देता है, जैसे पॉली हाउस खाद नहीं बनाता, लेकिन हमारे पेड़ की जो पत्तियां गिरती हैं उससे तनों में, वो ग्रीन खाद बना ली। हाँ हाँ हाँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पॉली हाउस वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता, ये वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है। हमने एक मॉडल नेचुरल ग्रीन हाउस का दिया जिसको पेटेंट के लिए, ग्लोबल पेटेंट के लिए हमने अप्लाई किया, जो एक्सेप्ट भी हो गया है, और इसकी लागत केवल 2 लाख है। पेड़ का खर्चा मिला के, पेड़ के जो भी बीज सब वगैरह मिला के केवल 2 लाख है, और ये 1 एकड़ पे 1 एकड़ का। और पॉली हाउस की लागत 40 लाख है, हम 2 लाख में किसान तैयार कर लेगा, और वो 40 लाख जीरो हो जाएगा 8-10 साल में, ये 2 लाख बढ़ता जाएगा, 4 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल हम दुनिया को देने जा रहे हैं। इतनी आसान गिनती थी तो अभी तक की क्यों नहीं किसी ने, और सरकार ने भी क्यों नहीं बताया? मतलब मैं बोलूँ जितने भी हमारे जो लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, किसी ने इसके पहले बात नहीं की। देखिए, नया कभी न कभी तो सोचा जाता है। आज से 25 साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि इस तरह पॉडकास्ट पे बात करके हम ब्रॉडकास्ट करेंगे? किसी ने सोचा? हुआ। तो कहीं न कहीं से शुरुआत होती है।
और जब समस्याएं गहन होती हैं तभी रास्ता निकलता है। जब मैंने देखा कि मेरे छत्तीसगढ़ में 100 पॉली हाउस लगे थे और तेज तूफान एक बार आया और 60 सब पॉली हाउस उड़ गए और बैंक का कर्जा आ गया, उनकी जमीन नीलाम होने लगी। तो चूंकि हम बड़े किसान 40 एक समूह हैं तूफान में 20-25 लाख का आदमी का नुकसान हो जाए। जी, और बैंक ने नोटिस दिए तो मेरे पास आए सारे किसान, करीब 3-4 गाड़ियों में भर के बस्तर आए। तो मैंने कहा भाई आपने इंश्योरेंस कराया होगा? तो बोले इंश्योरेंस कहती इसका इंश्योरेंस नहीं होता तूफान का। एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं जी। सर, वो एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, Yes. वो इंश्योरेंस नहीं करते उसका। तो फिर मैंने कहा भाई कंपनी ने शायद घटिया पॉलिसीन दिया हो जिसके कारण फट गया हो जो पीवी सीट्स हैं आपकी। तो कंपनी से बात करो, कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। तूफान है, हम क्या करें। जी, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसका हम विकल्प ढूंढेंगे कि अब पॉली हाउस 40 लाख का मेरे देश का किसान लगाएगा तो बर्बाद हो जाएगा और हमारे देश के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं। और वो किसान ही ढूंढ पाएगा। क्योंकि वैज्ञानिकों को आप देखिए कि भारत की, मुझे ख्याल नहीं आता कि भारत की कोई किस्म जो है विदेशों में बड़ी लोकप्रिय हो गई हो कि भारत, तो अभी भी बहुत कुछ खेती में करना बाकी है। बहुत कुछ किया हमारे वैज्ञानिकों ने, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जी, तो और मेरे को लगता है वो ग्राउंड लेवल, सिर्फ बाकी सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो किसान खेती कर रहा है ना, वो बड़े ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है और वो पौधे के बारे में उसको बहुत चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं जिसका वो शायद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन उसको पता है। एग्जैक्टली किसानों के अनुभव का फायदा उठाया जाना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि हर किसान अपने खेत का वैज्ञानिक है। हाँ हाँ हाँ, भाई आप डॉक्टर 3 साल में करते हो, रोज R&D चलता है, वो 30 साल से कर रहा है R&D। 30 साल से कर रहा है, एक ही क्रॉप पे काम कर रहा है। हाँ हाँ। और जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं आप एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो, बोलता हूँ नहीं, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और हर साल हर दिन कुछ ना कुछ नया नेचर हमें सिखाता है। हाँ जी सर, स्टूडेंट तो आप कई विषयों के हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जी पर हाँ सर, ये तो मतलब मैंने तो बेसिकली जो हम बोलते हैं खेती, एक और कल्प्रिट होता है डिफॉरेस्टेशन का। जंगल जाते हैं ताकि खेत बनाए जा सके। आप कह रहे हैं कि आप वही जंगल खड़ा कर देंगे और उससे खेती ज़्यादा अच्छी होगी उसी जंगल के अंदर। मतलब पेड़ है, एक तरह से जंगल ही हो गया, मतलब पेड़ ही पेड़ हो गए। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन टीक 20-20 एकड़ में ऑस्ट्रेलियन टीक लगा रखे हैं तो, और इसका सिर्फ एक उदाहरण मेरे को और ध्यान आता है एक बार, और वो इंसान तो कुछ, वो धीरू भाई अम्बानी के टाइम पे, तो वो जब भी काम करते थे, कुछ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पेड़ काटने पड़ते हैं। तो उस टाइम ऐसा कुछ, मैं दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट लेकिन है यही, तो नियम ये था कि भाई आप इतना एकड़ में पेड़ हटा रहे हैं तो इतने लगाने भी पड़ेंगे आपको। तो उन्होंने भी यही दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि मैं सब आम के पेड़ उगाऊंगा। और आज रिलायंस आम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया का। बेशक देखिए, पहले जब हमारी खेती चालू की मानव ने, तो सबसे पहले जंगल साफ किए, जो कि चारों तरफ जंगल थे। लेकिन अब जलवायु और ऑक्सीजन का जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग केवल बौद्धिक लोगों के कॉफ़ी हाउस में जुगाली करने का विषय नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी भयावहता के साथ आपके सामने खड़ा है। क्या बात बोलिए सर, बौद्धिक लोगों की जुगाली का क्या बात है सर। तो अब इससे आप भाग नहीं सकते और इससे बचने का तरीका है पेड़ लगाओ। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जंगल उगाओ, और जंगल ऐसा उगाओ जिसमें 500-500 के नोट लटके हों। तो अगर जंगल का मॉडल देखो तो जैसे मैंने जंगल खड़े किए हैं, बड़े पेड़ भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, लताएं भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं और शेड लविंग प्लांट हैं, वो भी हैं। तो एक ही साथ आप 5-5 क्रॉप खड़े करो। और मैं जब काली मिर्च लगाता हूँ और 100 फीट तक मेरे यहाँ काली मिर्च फली हुई है, तो मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन टीक 100 फुट हो जाते होंगे करीब। तो मैं ये कहता हूँ कि 1 एकड़ को मैंने 100 एकड़ बनाया, क्योंकि 1 एकड़ में गेहूं का पैसा देने वाला भाग तो 8 इंच है, बिल्कुल। बाकी पराली तो जहमत बन गई है आज। हाँ, तो 8 इंच ही पैसा देता है, लेकिन मेरे यहाँ 100 फीट पैसा दे रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल फार्मिंग है, ये आने वाले समय का महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ गई और जमीनें छोटी हो गई। भाई डाटा कहते हैं 84% किसान के पास 4 एकड़ जमीन या उससे कम है। हाँ, अब यदि हम वर्टिकल फार्मिंग करते हैं तो हम 4 एकड़ को 400 एकड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और वही रास्ता हमारे पास है, वरना मेरा मानना है कि बढ़ती जनसंख्या में हम लोगों का पेट नहीं भर पाएंगे। हमें एरियल फार्मिंग की, वर्टिकल फार्मिंग बहुत उसको भी करना पड़ेगा। और वो पेड़ लगा लो आप, ऑक्सीजन भी मिल रही है और साथ ही इसकी जो टहनियाँ हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में यूज हो रही हैं। ब्रांचेस, पत्तियाँ जो है फोडर में, चारा में यूज होती है, फोडर
के लिए। तो और जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है। बिल्कुल, और वो पत्तियां जमीन पे गिरती है वो भी खाद ही बनती है। नाइट्रोजन भी बड़ा इशू है ना। बहुत बड़ा इशू है सर, हम बहुत बड़ा issue। 45,000 करोड़ नाइट्रोजन पे हर साल सब्सिडी देते हैं, 45,000 करोड़। और हम नाइट्रोजन में सब्सिडी देते मतलब? नाइट्रोजन यूरिया पे आज जो केमिकल फर्टिलाइजर पे लगभग 2 लाख करोड़ हर साल भारत सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। ये जो यूरिया खाद मिल रही खरीदने है के ना, लिए, हाँ। 4,000 की खाद हमको अगर 1,500 में मिल रही है तो 3,500 हाँ सरकार हाँ, सब्सिडी 2,500 दे रही रुपये सब्सिडी हो गई सरकार जी। की। हाँ हाँ तो हाँ। अच्छा, ये और जैसे बड़ी यूरिया तो इतनी नुकसानदायक चीज़ है सर। बड़ी बात और एक है, जमीन को तो ये जहरीला बना ही रही बिल्कुल है, बिल्कुल सर, लेकिन हमारे देश का वेल्थ ड्रेन का मेन ये जरिया है। ये समझिए कि साल में अगर 6 लाख 7 लाख करोड़ की रासायनिक खाद इस देश में किसान यूज करते हैं, बाहर से तो ये इंग्रेडिएंट जो आप देखते हैं ना, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर, ये मत सोचो कि हिंदुस्तान लिखा है तो हिंदुस्तान बना रहा है। इंग्रेडिएंट तो आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो देश का पैसा तो जा रहा है, हर साल जा रहा है। इसे अगर बचाना है तो ऑस्ट्रेलियन टीक जैसे पौधे लगाएं जो नाइट्रोजन भरा पड़ा है देश में। हाँ हाँ सर, भाई 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन ही तो है। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई पौधा उसे लेके नाइट्रोजन जड़ों में फिक्सेशन कर रहा है और वो भी 5 मीटर रेडियस में, तो आप इंटरक्रॉप भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये एक आने वाले दिनों का सॉल्यूशन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से भी लड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ रहा है, पॉवर्टी से भी लड़ रहा है। और ऑर्गेनिक खेती आपको है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती की बात तो होती है, लेकिन उतने गाय का गोबर आप लाओगे कहाँ से? नहीं लाइव स्टॉक है ही नहीं, नहीं। गांव में अब ट्रैक्टर आ गया तो जानवर कम हो गए। तो ये जो पत्तियां गिरती हैं इसकी राउंड द ईयर, वो ग्रीन मेन्योर आपको देती है। तो वो अब गोबर की खाद का बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है कि जो ग्रीन लीव्स हैं, हाँ। अल्टीमेटली गोबर में होता क्या, घास और पत्ते हाँ। गाय खा के डाइजेस्ट करती हाँ है वो। बैक्टीरिया के थ्रू एक्सक्रेट आ देती है। हाँ, हाँ, तो वही हम पत्तियों को सड़ाते हैं, जो कि मिट्टी में तो बैक्टीरिया आई है। तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का भविष्य जो है, इस तरह के पेड़ लगा के ही संभव है। आप सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट अब जब आप बोल रहे हैं तो मेरे को ध्यान, तो हम लोग शून्य में पशुपालन से रिलेटेड बहुत काम करते हैं, क्योंकि हम हरे चारे का काम करते हैं सर। दूध में आर्टिफिशियल दूध यूरिया से बनता है, लेकिन जब वो बंदा यूरिया नहीं भी मिला रहा है ना दूध में, तो भी अब कई जगहों में दूध में यूरिया आने लगी है, क्योंकि वो यूरिया खेत से चारे में होके जानवर के पेट में जमा हो रही है। यस यस, वो कॉन्सेंट्रेट ये इतना दुखद सच्चाई है, दुखद सच्चाई। बहुत प्रॉब्लमेटिक है सर, बहुत प्रॉब्लम। और और वो हम पी रहे हैं, और ये वही यूरिया है बाय द वे। ये मेरे को पता है, आपको तो पता है, लेकिन एक बार मैं दर्शकों को, ये वही यूरिया है जिसको अगर आदमी खुले हाथों से छू लेना तो हमारी चमड़ी गल जाती है। बेशक, देखिए जितनी रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं, जितनी रासायनिक दवाइयाँ हम डाल रहे हैं, अल्टीमेटली ये बूमरेंग की तरह लौट के आके हमारे पास आनी है। हाँ कि या तो भोजन के रूप में आएगी या पानी को कॉन्टामिनेट करेगा, बिल्कुल, आना हमारे पास ये, आना हमारे और इसकी सजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। हाँ तो मैं बार बार कहता हूं कि किसानों को कि भाई अगर इस देश का स्वास्थ्य कोई सुधार सकता है तो डॉक्टर नहीं, किसान। हाँ। हम जहर उगा रहे हैं और और जहर उससे खा रहे बचने की जरूरत है। सर, आज भी जो किसान है, हम लोग वही, अरे बहुत सारे किसानों से मिलते हैं, हम देहात में काम करते हैं सर। मैं इतने किसानों से मिल चुका हूँ जो साफ साफ कहते हैं, सर जो उगा के बेचते हैं ना हम, वो गलती से भी नहीं खाते। हमारे खाने का अलग होता है। जो गेहूं में बेच रहा हूँ वो गलती से भी नहीं खाता मैं, जो मक्का में बेच रहा हूँ गलती से भी नहीं खाता, जो सब्जियां में बेच रहा हूँ गलती से भी नहीं खाता, क्योंकि हमें पता है कि उसमें क्या डाला है हमने। और वो डाले बिना मेरी कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, मुझे भी लटकना पड़ेगा फिर। एक्चुअली किसानों में ये बैठ गई कि अगर हम रासायनिक नहीं डालेंगे तो काम नहीं होगा। शुरुआत में हम लोग भी ऐसा सोचते थे, और ये कई हद तक सच भी लगता था। लेकिन जब हम लोगों ने काम किया, मैंने देखा कि शेरशाह सूरी के समय के अगर आंकड़े उठा लो कि कितना उत्पादन होता था, और लोग टैक्स लेते थे। और तब वो उनके पास रिकॉर्ड भी हैं सारे, हाँ, रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप उस समय के गजेट उनके उठा के देखो, रोजनामचा बोलते हैं, तो पाओगे कि गंगा जमुना के दोआबा में प्रति एकड़ या बीघा गेहूं का उत्पादन, धान का जो होता था, वो आज भी अधिकतम उत्पादन हम रासायनिक खाद से भी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि वो जो फर्टाइल लैंड तैयार होती थी, नदियां आके जो बाढ़ आती थी, फिर पूरा वो बनता था, सेडिमेंटेशन होता है, फिर वो फर्टाइल लैंड तैयार होता है। तो मुझे समझ में आया कि अगर नेचुरल अपने मेन्योर से इतना बढ़िया लिया जा सकता है, तो हम खेतों में भी तो तैयार कर सकते हैं।
बिल्कुल अपने खेतों को कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के हिसाब से सोचें, हम केवल इस क्रॉप की, इस साल की क्रॉप की न सोचें। और जो बच्चा जिसे हम इतने प्यार से स्कूल भेज रहे हैं, ये सोचिए क्या खा रहा है और आगे बढ़ के क्या खाएगा और इसके बच्चे क्या खाएंगे। सर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। जी आज 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 बच्चों में या जो लड़कियां हैं उनमें भी माहवारी जल्दी चालू हो जाती है, जी क्योंकि जितना हार्मोन जो जो हम ब्रॉयलर चिकन है या जो भी, जितना हार्मोन, जितना इम्बैलेंस हमारी बॉडी में है, वो एकदम छो- मतलब पीढ़ी छोटे दर पीढ़ी छो- कहानी खराब होती जा रही है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य देखिए, इतना ज़्यादा खराब है। हाँ। बच्चों का बीपी किसी को हो रहा है, कि हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, चश्मे लग रहे हैं, क्योंकि उनको हम जो जहर खिला रहे हैं, हम बड़े कहीं प्यार ना से कहीं आता है, हाँ। और बहुत अच्छी पैकिंग से हम माल से खरीद के लाते हैं। हाँ, उसमें सो कॉल्ड ऑर्गेनिक भी लिखा हुआ है, बट हम जो बच्चे को खिला रहे हैं देख रहे हैं कि बच्चे की तबीयत खराब हो रही। हाँ। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसानों की है, तो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चला रहे हैं। जब भारत में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता था किसी को, 96 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 28 साल पहले। 28 साल में, हाँ। तो भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हमने उस समय सर्टिफिकेशन दिया था इकोसर्ट जर्मनी से। तब भारत में ऑर्गेनिक की तो कहीं थोड़ी बहुत पढ़े लिखे लोगों में चर्चा होती थी ऑर्गेनिक खेती की, बट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तो बहुत दूर की कौड़ी थी। हाँ हाँ, बहुत दूर। और तब से मुझे समझ में आ रहा था कि क्वालिटी, क्योंकि जब 96 में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के लिए हमने अप्लाई किया, 2000 में पहला सर्टिफिकेशन लिया हमने, तो तब से हमें मालूम है कि अगर हम क्वालिटी बढ़िया रखें तो डॉलर और यूरो बरसेगा, इस देश में बरस सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक के फील्ड में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कई फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, तो देखता हूँ भारत को लेके, ऑर्गेनिक को लेके लोगों की छवि बहुत खराब है। बहुत खराब है सर। हमारी प्रोड्यूस को लेके भी, हमारे हम जो उत्पादन है उसकी भी छवि बहुत खराब है। और निगेटिविटी की बात मैं नहीं करता, इसे ठीक किया जा सकता है। हाँ। अब भी वक्त है कि हम लोग इससे ठीक करने की कोशिश करें। और तो आज अमेरिका अपना कोई भी हमारा कृषि उत्पादन हम अमेरिका वो नहीं भेज सकते। मैं आज चाहूँ तो मैं आम एक्सपोर्ट नहीं कर सकता अमेरिका में। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। मुझे सन 2007 में बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड मिला इंडिया का, तो इसलिए मिला कि मैंने अरबों खरबों एक्सपोर्ट किया। उन दिनों भारत की सब्जियां, आम जो भी अमेरिका जाता था वो रिजेक्ट हो जाता था। हाँ, तो उनका FDA अप्रूवल मिलता ही नहीं नहीं था। मिलता सर, नहीं मिलता। तो हमने पिछले दशक में फ्रेश हर्बल्स उनको एक्सपोर्ट किया और लगातार 3 साल तक एक भी कंसाइनमेंट हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ। हाँ। तो भारत सरकार, NHB ने, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और कंफोर्डियम ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर ने अवार्ड दिया कि आपने भाई अमेरिका का क्वालिटी को लेके जो गुरूर था कि इंडिया का फार्मर तो दे ही नहीं पाएगा, वो आपने उनका तोड़ा और भारत का नाम बढ़ाया। तो हमने लगातार उनको एक्सपोर्ट किया और एक बार भी वो खामी नहीं निकाल पाए। तो संभव है, असंभव नहीं, मैं ये कहना मुश्किल चाहता है, हूँ। संभव है, लेकिन हाँ। अगर बस्तर जैसे इतने पिछड़े क्षेत्र में जहाँ इतनी निगेटिविटी, नक्सल इन्फेस्टेड जी है शायद वहाँ पे, जी, सबसे ज़्यादा संवेदनशील देश का जो माना जाता है, वहाँ पे रह के अगर ये किया जा सकता है कि भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म, पहला हेलीकॉप्टर, और ऐसा नहीं है कि पहली बहुत उपजाऊ काली जमीन है और पानी बरस जी। रहा है, ऐसा भी नहीं है ना वहाँ ना, पे, बिल्कुल नहीं। वो तो प्लेटो है तो पानी 300 फीट नीचे है वहाँ। हाँ हाँ, सब कुछ पानी का है। स्तर भी नीचे, हाँ, जी। अंडरग्राउंड वाटर का स्तर ये भी सब काफी कुछ नीचे। एडवर्स है। मिट्टी बहुत कड़ी होती है, क्योंकि आयरन ओर का जोन है वो। बिल्कुल 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 और सर, साधारण हल नहीं चलता वहाँ, एमडी प्लाऊ चलाना पड़ता है। ओल्ड प्लाऊ के बिना जुताई नहीं हो पाती कई बार। ऐसी जगह में होके अगर भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हो सकता है, काली मिर्च की नई बेस्ट वेराइटी निकल सकती है, सफेद मूसली की बेस्ट क्वालिटी कहीं पे भी हो सकता है, तो कहीं पर भी किया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सही बात है। और सर ये, और एक्चुअल में ये चीज़ ना कई बार ऐसा हुआ है। अब मेरे को अब ये क्या रेट्रोस्पेक्ट नहीं, बाद में होने के बाद ही समझ में आता है, लेकिन मेरे को अब जैसे जर्सी गाय हम लेकर आए, सब किया, बहुत दूध उत्पादन है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा, आज भी सर, आज हम देसी जो गाय होती है दूध कम देगी, लेकिन दवाई का 1 रुपया खर्चा नहीं है, और जर्सी गाय को दवाई खिला खिला के लोगों के घर बिक जाएंगे। और देसी गाय का दूध अगर देखेंगे तो मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मेरे पिताजी 90 साल के, 92 के, और अम्मा 86 साल की। अभी भी खेत पे जाएंगे तो दोपहर में भी 3 बजे के बाद वो घर के पिछवाड़े में 2 एकड़ की बाड़ी है, वहाँ साग सब्जी में पिताजी 90 साल के काम करते आपको नजर आएंगे, हाफ पैंट पहन के। तो वहाँ देसी गाय, जो हमारे यहाँ बस्तर में पहाड़ी गाय बोलते हैं, जो बकरी से थोड़ी छोटी छोटी, बड़ी है, हाँ जी। हाँ हाँ, और वो आधा गिलास दूध देती है, बस पौन इतना गिलास। ही, हाँ, लेकिन वो दवाई की बात की है ना, वो अपने आप में 100 दवाई की एक दवाई है वो दूध, अपने आप में। बिल्कुल सर। तो
मेरा मानना है कि अब पहले था कि क्वांटिटी, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाओ, ज़्यादा बढ़ाओ, ज़्यादा बढ़ाओ। अब मैं कहता हूँ प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी होनी चाहिए। आप 10 रोटी वाले मत खाओ, आप खाओ 4 रोटी, हाँ, 2 रोटी खाओ, लेकिन जहरीली वो 10 रोटी के बजाय जहर मुक्त आप 4 रोटी खाओ और ज़्यादा उसमें पौष्टिक चीज़ें भी हों। तो अब हमको क्वालिटी भी चाहिए क्वांटिटी के साथ। और वो देखा देखी बंद करनी पड़ेगी सर। मतलब कोई चीज़ अगर कहीं काम कर रही है, कोई दूसरे देश में काम कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है। हमारा देश अलग है सब, पर जर्सी गाय कहीं पे दूध दे रही है तो, लेकिन वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ पे उनकी परवरिश अलग है, वहाँ पे वो उन पे खर्चा अलग हो रहा है। वो गाय यहाँ पे नहीं। मैं रोज़ देखता हूँ सर, ये जितनी हाइब्रिड है सब, इनको इतना खर्चा लगता है। और जो देसी गाय है सर, पूरी उम्र 1 रुपए की दवाई नहीं मांगेगी, कई बार तो कोई तकलीफ नहीं होती। और वही चीज़ हमारे देसी नस्ल के, वही चीज़ हमारे धान पौधे सब चीज़ में, जो हमारे देसी पौधे, जो हमारी देसी फसल, हम उस पर कभी ऐसे ध्यान, हाइब्रिड कर रहे हैं, जीएमओ कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसा आप बोल भी रहे हैं, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, सीड बाहर से आ रहा है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमें जो देसी, जो इस वातावरण, इस देश, इस धरती के लिए जो बना हुआ है, उस पर एक बार वापस से ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। बेशक हमारे देश की गिर नस्ल की गाय जो एक्सचेंज एक समय पॉलिसी थी, उसके तहत डेनमार्क और कई देशों में गई है। आज उन्होंने उसकी संख्या 50 गुना, सैकड़ों गुना बढ़ा ली है। और गिर नस्ल के दूध की उपयोगिता को देखते हुए वो लोग अब अपने देश में गिर नस्ल को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी हम जर्सी गाय ढूंढ रहे हैं। जर्सी ढूंढ रहा हूँ जी। तो हमें समझना होगा कि हमारे अ, विदेश की हर चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि हम कॉपी करें, और हमारी हर चीज़ को छोड़ के ही हम आगे बढ़ें, वो भी कोई ज़रूरी नहीं। हाँ 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 एक सर, संतुलन रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा। कि हमारी जो बेहतर चीज़ें हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, परंपरागत चीज़ें हैं, परंपरागत ज्ञान है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ बैलेंस वे में ब्लेंड करना पड़ेगा। दोनों चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और परंपरागत ज्ञान भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समय में हजारों साल के अनुभव के बाद डेवलप हुई है। उसे एक झटके में हम छोड़ देते हैं और बाद में 20 साल बाद फिर लौटते हैं वहाँ पे कि हाँ भाई ये तो जरूरी है। तब लौटते हैं जब विदेश के लोग उसे इंडोर्स करते हैं, बताते हैं हाँ भाई ये सही है, ठीक है। जैसे A2 मिल्क, हाँ ठीक है, A2 मिल्क के बारे में हम पहले से जान रहे थे सर। जब दूधिया वो टाइम पे वो जो शुद्ध दूध लेकर आता है वो A2, मतलब वो वही एकदम बेस्ट क्वालिटी दूध होता था वो। जब उन्होंने A2 के बारे में बताया तो आए। हम पहले भी लोग कहते थे कि भाई मोटा अनाज जो है उसको, हमारे यहाँ गेहूं की रोटी केवल मेहमानों को दी जाती थी, बाकी ताकि नरम रहे, अच्छा है। बाकी हमारे यहाँ हमेशा मिक्स्ड, मतलब बेर्रा की रोटी सुने होंगे, मटर चोकर ज्यादा होता है उसमें, या फिर 2-3 अनाज की, जैसे 2-3 अनाज मिक्स करते हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ वही खाया जाता था। बिल्कुल। अब वापस अब आ रहे हैं मिलेट्स पे, अब हम वापस आ रहे हैं। बताइए सर, राजस्थान मिलेट्स में कितना उत्पादन हो सकता है राजस्थान में? कच्चा घानी को हमने छोड़ दिया था। हाँ। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अच्छा होता है, जब बताया, जब कोल्ड प्रेस बोला तब हमें अच्छा लगा। तब पहले जब बैल रेड चला के गोल गोल घुमा के वो सारा तेल निकलता था, वो कोल्ड प्रेस्ड ही होता है सर। वही कोल्ड प्रेस्ड होता है। बोलते थे ये क्या, हाँ फैक्ट्री लगाओ, वेरी अनहाइजेनिक, ओपन में तेल बन रहा है, और हम उसे कंडेम करते थे। और अब समझ में आ रहा है भाई नहीं, वो तेल बेहद जरूरी था। और हाथ का कूटा, हाथ का पीसा, तो वो अनहाइजेनिक लगता था। और अब समझ में आ रहा है वही जरूरी है, तरीका था जी वही करने। इन गर्मियों में अगर ख्याल हो तो बहुत पहले मटके के पानी के साथ नींबू निचोड़ के हर शहर में कचहरी के सामने, सिनेमा हॉल के सामने लोग पानी दिया करते थे। उनको बोले नहीं ये बहुत ही अनहाइजेनिक है, क्योंकि इनको बोतल बंद बेचना था। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं सर। हाँ, आप लोगों की जनरेशन ने नहीं देखा, हमने देखा है। और तब उसे अनहाइजेनिक कह के आर्टिकल आते थे कि यार बहुत अनहाइजेनिक है, बीमारियां फैला रहा है, और बोतल बंद पानी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके परिवेश में जो चीज़ें हजारों साल में डेवलप होती हैं, उसका रातों रात छोड़ देते हैं बिना सोचे। अंधाधुंध अनुकरण से बचना भी चाहिए। और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अडॉप्ट भी करना चाहिए। मतलब एकदम रिजिड भी नहीं होना है, कट्टर भी नहीं होना है कि कुछ भी नया नहीं करेंगे। हाँ सर, वो बहुत जरूरी है। आगे बढ़ना तो जरूरी है, विकास तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, रिजिड नहीं बन सकते हम। और ये खेती से ही मुझे समझ में आया कि खेती में हमारी परंपराएं जो है बहुत गहरी हैं। और वो ग्रैन्युलर नॉलेज जो बोलते हैं ना, वो वाली नॉलेज जो आदमी कर करके विश्व की सर्वश्रेष्ठ खेती करते थे हम, हमारे पूर्वज। हाँ, वो सिल्क रूट से लेके सब कुछ, हमारा सारा उत्पादन जाता था, एक्सपोर्ट होता था सर, मेजर एक्सपोर्टर।
मतलब इतना कि वो लोग आ गए सिर्फ देश पे कब्जा करने इसलिए कि भाई इतना सामान बन रहा है यहाँ पे, और कपास से लेके सब चीज़ सर, कॉटन से लेके सब चीज़, पूरी पूरी इंग्लैंड की इकोनॉमी बनाई है हमने सिर्फ हमारा प्रोडक्शन दे दे के। यस, तो वो वापस हम ला सकते हैं, धरती कहीं नहीं गई है, केवल अपना माइंडसेट थोड़ा सा सही करना है। और सरकारों से भी मतलब उम्मीद की जाती है, जो कि जो काम सरकार कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जैसे मैं एक नया मॉडल दे सकता हूँ अखिल, मैं नेचुरल ग्रीन हाउस का मॉडल दे सकता हूँ, मैं ब्लैक पेपर की एक वैरायटी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसे रिप्लिकेट नहीं कर सकता पूरे इंडिया में नहीं कर सकता। वो तो बहुत मुश्किल। एक आदमी केवल आपको एक मॉडल दे सकता है। भाई ये सरकारों का काम होता है कि अच्छी चीज़ों को लेके उसे हर आदमी तक पहुंचाए। हाँ, वो काम प्रशासनिक तरीके से ही हो सकता है, इसीलिए सरकार होती है। इसीलिए सरकार होती है। इसीलिए सरकार होती है। सरकार इसलिए नहीं होती कि लाल बत्ती की गाड़ी में आप कॉन्वॉय बना के घूम रहे हैं, सरकार इसीलिए होती है बेशक कि ऐसा कुछ कर सके। ये बात तो सही है सर। एक चीज़ मेरे को और पूछनी है, मैंने जब पहले भी देखा ना, माँ दंतेश्वरी, ये नाम कहाँ से आया सर? बड़ा ही अलग नाम है। देखिए, और मैंने कभी सुना भी नहीं। बस्तर, जहाँ देखिए मैं ट्राइबल एरिया में पैदा हुआ पला बड़ा जी। दरभा विकास खंड एक है बस्तर में। दरभा का अगर ख्याल हो, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, झीरम घाटी कांड सुने होंगे, जहाँ 32 कांग्रेसियों को नक्सलाइट्स ने, हाँ विद्याचरण शुक्ला भी, हाँ सर। तो जहाँ ये कांड हुआ था वो गांव मेरे यहाँ से दूर नहीं है। उसी जगह पे मैं 8वीं परीक्षा देने गया था और हम लकड़ी बीनने जाते थे वहाँ उस जगह। कभी डर नहीं लगा सर? तो देखिए, डर का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नक्सलाइट्स जो है आम आदमी के खिलाफ तो है नहीं, उनका तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ वो है। तो मैंने तो नक्सलाइट समस्या को वहाँ जन्म होते, किशोर होते, फिर जवान होते देखा है, और फिर बदलते हुए भी देखा होगा। और आज हालात धीरे धीरे अब बेहतर हो रहे हैं। और मेरी एक सोच भी थी, जब मैं अच्छी काफ़ी नौकरी छोड़ के ये चालू किया, तो मेरी एक सोच ये भी थी कि युवाओं को अगर बेहतर रोजगार मिलेगा तो वो इन सब चीज़ों में गलत दिशा में नहीं जाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल। और दूसरा, बस्तर में माइग्रेशन भी एक बड़ी समस्या थी, लोग बाहर चले जाते थे। थोड़ा भी विकास कर लेते तो बाहर चले जाते। तो विकास के अलावा रोजगार के, बेहतर रोजगार के लिए भी जाते थे। बिल्कुल। क्योंकि बस्तर के आदिवासी जो हैं, और ज़्यादातर आदिवासी, वो मूलतः कृषक समुदाय ही नहीं है। हमारी सारी योजनाएं उनको बढ़ाने के लिए जो बनती हैं, खेती बेस्ड बनती हैं, लेकिन वो एग्रेरियन सोसाइटी ही नहीं रही कभी। वो जंगल के फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा किया और सेल किया। वो राजा होते थे जंगल के, सब कुछ जंगल उन्हें देता था। हाँ, मतलब जस्ट सिर्फ इसलिए कि भाई कोई ट्राइबल है तो हम बस उसको इससे जोड़ लेते हैं कि हाँ ये तो खेती करते हैं। हाँ, तो उनकी जो जीवनचर्या है, उनका जो रहन सहन है, वो खेती के साथ, खेती में शिफ्ट करने में बड़ा वक्त लगता है। खेती एक कल्चर, एग्रीकल्चर एक अलग कल्चर है। हाँ, तो अब हालांकि अब धीरे धीरे बहुत आदिवासी का बड़ा समुदाय जुड़ गया, लेकिन इसके बावजूद युवा जो हैं छोटे मोटे कामों के लिए बाहर निकलते हैं। तो यूं तो आप समझो, चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती, शाम को वापस आना चाहती है। हाँ। तो मुझे लगता था कि अगर कोई बेहतर रोजगार यही मिले तो आदमी वापस आना चाहिए। और जंगल की तरह, चूंकि जंगल के साथ जिए बड़े हैं, इसलिए जंगल बनाऊं मैं, और ऐसा जंगल बनाऊं जिसमें बेहतर इनको रोजगार मिले और बंदूक उठाना ना पड़े, और एक्सप्लॉयटेशन से भी बचेंगे। क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बस्तर में बड़ी समस्या थी। वो आप जब भी आप किसी और पे निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ों को लेके एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी और फिर खेती में गया, और लगातार 30 सालों ने मुझे बताया कि हाँ, बुनियादी रूप से हम सही थे, और लक्ष्य अगर आपका सच्चा होता है और आपका संकल्प मजबूत होता है तो लोगों का साथ भी मिलता है। जैसे कि वहाँ के आदिवासियों का साथ मुझे मिला, हजारों परिवार का साथ मिला, तभी राजाराम बन पाए, क्योंकि अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता। और हम वापस जंगल उगाने पे गए, तो क्योंकि जड़ी बूटियों का नेचुरल हैबिटेट तो जंगल ही होता है। हाँ सर, जड़ी बूटी अगर आपको चाहिए बिल्कुल, तो उसको सरसों की तरह आप मीलों मील हजारों एकड़ पे नहीं उगा सकते आप। उसको तो प्लांट एसोसिएशन चाहिए, कई तरह के पौधों के साथ उगना है उसे। और आप कोशिश करेंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि वो कई तरह के पौधों के साथ ही उगना पड़ेगा। बेशक कमियां आते जाएंगी। जैसे कि आप सोचो ना कि मूली जो थी 50 साल पहले, 60 साल पहले, एक मूली खाएंगे तो आंख से पानी आता था।
इतना वो तेज होती थी। इतनी हाँ तेज हाँ होती हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। धनिया की चटनी बनती थी तो पड़ोस से खुशबू आ जाती खुशबू थी। आ जाती थी। हाँ अब धनिया की खुशबू मिसिंग है, हाँ मूली की तेजी मिसिंग है, हाँ। फिर भी वो चल जाएगा। लेकिन सर्पगंधा और अश्वगंधा के उनके तत्व चले जाएंगे तो एक्टिव खत्म, कहानी खत्म। इंग्रेडिएंट यानी असल तत्व अगर गायब हो जाएंगे तो तो फिर कुछ वो तो बचाएंगे, फिर बचाएंगे। आलू प्याज रहेगी ही वो तो। हाँ तो हर्बल्स में, एसेंशियल ऑयल में, जितनी क्वालिटी की चीज़ें हैं मसालों में, उनकी खुशबू ही औषधि है, खुशबू भी औषधि है। हाँ हाँ तो हाँ इन सारी चीज़ों के लिए आपको जरूरी है कि नेचुरल तरीका जो था, जैसे पौधा अकेले नहीं उगता था ना जंगल में, 50 पेड़ पौधे के हाँ साथ उगता हाँ, था। कई सारे हाँ तो हाँ बिल्कुल प्लांट एसोसिएशन थ्योरी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बिल्कुल। जंगल की बात करता हूँ और ऑस्ट्रेलियन टीक की बात करता हूँ, जो मुझे चूंकि वो पैसा भी देता है। भाई एक पेड़ अगर मुझे 25 से 50 हज़ार की लकड़ी 10 साल में दे देता है, तो मैं 500 हज़ार लगा लिया तो मुझे तो। हाँ सर, पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी भाई संपत्ति है। खेती में एक साथ 50 लाख रुपया देखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन पेड़ अगर मैं लगा लेता हूँ बिल्कुल। तो देख सकता और हूँ। कायदे से देखा जाए तो एक बार कुछ हद तक बड़ा होने के बाद में पेड़ बहुत बढ़िया रिसोर्स भी है, और अपने आप में वो बहुत टफ होता है सर, जल्दी से उसका नुकसान नहीं होता। मतलब वो चीज़ है जो वातावरण को बचाता है, वातावरण उसका कुछ नहीं कर सकता, वातावरण को वो बचाता है। इनफैक्ट देखो, हम जैसे लोग बोलते हैं मैंने इतने 1000 पेड़ लगाए, मैंने कहा हम पेड़ लगाते नहीं, हम थोड़ी सी उसकी मदद करते हैं बस। हाँ उसको हाँ तो हाँ उगने में हाँ सूरज, बारिश, हाँ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, पर्यावरण सब मिलके उसको उगाते हैं। हाँ। हमारा छोटा सा हम संयोग पैदा करते हैं, इस जगह लगा दिया, थोड़ा खाद संयोग पानी पैदा दिया, कर, हाँ ठीक है। हाँ सर, तो हाँ सर। हमारा रोल 5% का है। 5% में जैसे हम किसी को रोड पार कराएं हाँ हाथ पकड़ के, उसके बाद हाथ पकड़ने के अब तो आप हमारे हो, हाँ हैं, अपना दावा पेश कर दें तो तो कमोबेश ये स्थिति है। हाँ हाँ तो हाँ पेड़ सर, लगा के हम इसी तरह कर रहे हैं। हकीकत बताऊं तो किसानों के नज़रिए से मैं बताऊं कि ये देश 45,000 करोड़ की लकड़ी हर साल इंपोर्ट करता है, हर साल। चाइना से भी होती है सर। सर अगरबत्ती की बीज की डंडियां इंपोर्ट करते हैं हम। वही मैं कह रहा हूं कि इस देश, अच्छा ये मैं मेरा नहीं कहना है, माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, चूंकि हाँ कॉमर्स हाँ हाँ मिनिस्टर थे, हाँ हाँ कि हाँ। हम हर साल 45,000 करोड़ का नॉन टिम्बर वुड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर 45,000 करोड़ देश से बाहर जा रहा है विदेशी मुद्रा, तो मतलब हमारे पास भी वो कमाने का मौका है। यस। तो ये सारी चीज़ों को मैंने 25 साल पहले पढ़ा। हमारे देश में प्लांटेशन हुआ, लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केवल लगाया या लुगदी और पेपर उद्योग वालों के लिए प्रमोट किया। या फिर जो हमारे नेता जाते हैं इधर उधर कि हाँ भाई हम 250 पेड़ आज लगाएंगे, 300 पेड़ आज नहीं, लगाएंगे। वेराइटी हमने सही नहीं चुनी, मैं ये कहना चाह रहा हाँ हूँ। हाँ, इसमें वो बड़ी भी हो सकता गलतियाँ हुई है। अच्छा। कि पूरे देश में पॉपुलर देखते हो, यूकलिप्टस देखते हो, यूकलिप्टस वाटर लेवल डाउन हो रहा है, हाँ कई देशों ने बैन कर दिया है हाँ उसे, आप उसे लगा रहे हो। पॉपुलर का भी वही हाल है। हाँ। और हम हार्ड टिम्बर तो लगा ही नहीं रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारा शीशम, हमारा जो सागौन है वो तो 100 साल में तैयार होता है, और वो काट के हमने यूज कर लिया। यूज कर लिया। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कब हमारा खत्म हुआ, कब हम इंपोर्ट करने लगे, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, डाटा नहीं है लोगों के पास। नहीं है। मैंने निकाले। हमने हर किसान को कहता हूँ कि भाई लड़की की शादी करनी है, कोई दिक्कत नहीं, 100 पेड़ लगा लो। वो हो गई रबर तुम्हारी के। एसआईपी। हाँ लोग बेकार में एसआईपी कोई जी। ये क्यों नहीं बोल रहा कि भाई 100 आप पेड़ लगा रियल लो, हो इस्टेट गए। कहते हैं ना, रियल इस्टेट एक भ्रामक शब्द है। आप जमीन लिया, बेच दिए। हाँ मेरा मानना है रियल इस्टेट ये है, रियल इस्टेट। हाँ जब धरती को बिना बेचे धरती माँ आपको कुछ उपहार दे। हाँ हाँ जब सर, पेड़ हाँ, लगाते हैं तो आप धरती का श्रृंगार करते हैं। हाँ। आप कर्ज अदा करते हैं वो अपनी सांसों का, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, रोज चाहिए, हर पल चाहिए आपको। लेकिन ऑक्सीजन पैदा तो पेड़ करेगा ना, तो पेड़ लगाइए ना। आप तो पेड़ काट डाले। आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, क्या है, पेड़ से निकला है, पौधा है, बीज है, खाद क्या है, जो भी खाया आपने पेड़ से दिया। दूध पिया, गाय ने भी वही चारा खाया। खाया, हाँ हाँ हाँ। तो दूध आप पिया। वेज खाओ चाहे नॉन वेज जी। खाओ, आ सब पेड़ से ही रहा है। कपड़ा पहना, कपास, वो भी पेड़ ने दिया। तो सुबह शाम आप पेड़ को नोच के खा रहे हो, जी रहे हो, ऑक्सीजन भी उसी से आ रहा है। हाँ। तो आपने लगाया कितना, वापस भी तो करो। हाँ हाँ। लेते जाएंगे तो कब तक लेते जाएंगे। तो आप इस धरती को रहने के काबिल तो छोड़ो, आने वाली पीढ़ियां, वरना हमें निश्चित मानिए, जैसे हम लोग तो अपने पूर्वजों को बड़ा सम्मान करते हैं, कि मेरे दादाजी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा था तो मैं कहता था कि दादाजी बड़े पिछड़े हैं, सब पड़ोसी यूरिया डाल रहे हैं, दादाजी बोलते नहीं, नहीं डालने का। मैं सोचता था कम पढ़े हैं शायद,
तो उनको बताता था, दादाजी इससे देखो ना बगल की कितनी बढ़िया क्रॉप हो रही है। और आजकल हर पढ़ा लिखा मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर की दीवानी थी ये। वो बोलते थे, ना ये बेटा ये जहर है, नशा है, धरती को इस नशे की आदत लग जाएगी तो बिना इसके उत्पादन नहीं होगा। आज मैं देखता हूँ पंजाब के किसान मेरे पास आके बताते हैं कि पहले हम 40 किलो डालते थे यूरिया, अब 100 किलो चले गए, हाँ अब 2.5 60 गुना किलो 3 जो गुना भी, 4 हाँ गुना बढ़ हाँ गई। हाँ हाँ, उससे जाते ही बढ़ तो गए। उनकी बात मुझे सही लगती है। तो हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं कि वो सही करते थे, लेकिन क्या हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन हमारा सम्मान करेगी कि ये हमारे बाप दादों ने इतना जहर डाला धरती में कि ये अब ये फसल उगाने के काबिल नहीं, हवा को इतना गंदा कर दिया कि सांस लेने के काबिल नहीं है। क्या हमारी जनरेशन हमारे फोटो पे माला चढ़ाएगी? माला नहीं बचेगी सर, माला ही नहीं बचेगी, माला के लिए फूल तो कहाँ से ये बड़े सवाल हैं हाँ। कि अगर आपको हवा चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, तो आप ईमानदार बनो। वरना धरती में होमोसेपियंस एकलौती जात बची है, जबकि हमारी कई प्रजातियां थी इंसानों की। हाँ, इंसानों की भी कई हाँ, जी, आप सही बोल रहे और हैं, एक ही बची है। कई सारी प्रजाति। अब होमोसेपियंस जो है, एक ही बची। हम अपने आप को खत्म करने वाले हैं। जिस तेजी से हम, आप समझ रहे हैं ना, हम पेंथ हाउस में रह रहे हैं तो विकास हो रहा है, हम मर्सिडीज 2 करोड़ के कूपे ले लिए तो विकास हो रहा है, लेकिन वास्तव में हम बहुत तेजी से उस खाई की ओर दौड़ रहे हैं। हाँ, दौड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अवॉइड नहीं हो सकता। नहीं, अभी मेरा मानना है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है। देर नहीं कि हमें ब्रेक लगा के देखना है कि इतनी दूर हम आगे क्या है, हाँ, आने वाले वक्त में धरती को और कैसे हम बेहतर रहने योग्य बनाएं। हाँ, हमने धरती में आप देख रहे हैं ओजोन परत पे छेद हो गया, गर्मी बढ़ गई, 50 डिग्री के बाद क्या होगा, 54-55 डिग्री के बाद हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो जिस तरह से पेड़ कट गए, अच्छा लगा रहे हैं तो वो कागज पे उग रहे हैं पेड़, एक्चुअल लग ही नहीं रहे पेड़। ठीक है, हाँ। वैरायटी सिलेक्शन गलत है, हमारा लगाने का तरीका, वो विल ही नहीं है पेड़ लगाने को लेके। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अच्छा खेती को लेके भी केवल प्रॉफिट का धंधा सोचोगे तो नहीं होगा। एग्रो बिजनेस और एग्रीकल्चर, एक में बिजनेस है, एक में कल्चर है, ये दोनों के बीच हमें संतुलन तो चाहिए, संतुलन चाहिए। एग्रो बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। हाँ, क्योंकि कोई पैसे छोड़ के अपनी जिंदगी बस दे दे एग्रीकल्चर में और कुछ नहीं निकल रहा है, वो भी नहीं कर पाएगा। वो भी नहीं कर पाएगा। और वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बनाना, मेरे ख्याल से आप जैसे और भी लोग, वो जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी दिखाना, सिर्फ बनाना ही कि ये हो सकता है और इसमें आपका पैसा भी हो सकता है, आपकी वृद्धि भी हो सकती है, आपका विकास भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बस अपनी ज़िंदगी दे देनी है और मर जाना है। आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा फायदे का, मुनाफे का और महत्वपूर्ण कार्य खेती ही हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहता हूँ बिल्कुल, बशर्ते कि हम थोड़ा सा हमारा माइंडसेट बदलें। हाँ, और प्रॉफिट के लिए हम क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए प्रॉफिट। हाँ, सही बोल रहे हैं सर। बाजार जो है वो विन विन सिचुएशन बनाए बाजार की। अभी क्या है कि किसान बाजार में कहीं खड़े नहीं हो पाता, बाजार जो है केवल प्रॉफिट बेस्ड है, और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किसानों से जो डील कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत की थी कि 2 करोड़ लोगों ने खेती छोड़ दी, और यही गति रही तो देश के लिए उगाएगा कौन, ये तो तय कर लो। और हम जो बाहर से खरीदते हैं, वो बाहर से जो खरीदते हैं वो उनका सबसे घटिया माल होता है ना, वो हमें मिलता है। भाई वो युवा पीढ़ी जो एसी 1 नंबर कार में 1 नंबर पे कंफर्टेबल फील नहीं करती, जो 10 बजे 11 बजे सो के उठती है, जिसे ऑनलाइन KFC से और मैकडॉनल्ड से नाश्ता मंगाने की आदत है, हाँ, उसे भी ये सोचना होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। हाँ, हर एक की जिम्मेदारी है। हाँ, केवल गांव में रह रहे सोमारू राम, जितुरू राम, राजा राम की जिम्मेदारी नहीं है ये। नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है सर, सबकी जिम्मेदारी। सबकी, क्योंकि इसका नुकसान भी सबको है, इसका फायदा भी सबको। और उनको भी सोचना होगा, जो बासमती खाते हैं उन्हें पता नहीं कि बासमती घुटने घुटने पानी में खड़े होके उसको रोपा जाता है। हाँ सर, उन्हें भी हाँ, सोचना होगा। हाँ, हाँ। और बासमती वो ये वैरायटी सिलेक्शन वाली बात है सर। हम बासमती चल रहा, तो पूरी दुनिया में बासमती पता है, लेकिन मुझे आज भी पता है कि उससे ज़्यादा पौष्टिक चावल साउथ इंडिया में कई वैरायटी हैं जो उससे ज़्यादा पौष्टिक है। चावल की कितनी सारी वैरायटीज हैं जो उससे कहीं ज़्यादा पौष्टिक है। बासमती चावल में तो कितना ही पोषण है। और तेजी से वो वेराइटियाँ खत्म हो रही हैं। हाँ, क्योंकि हम केवल प्रॉफिट के लिए बासमती पे गए, और बासमती में भी कब हमने उसकी खुशबू खो दी हमें पता नहीं, और एसेंस के भरोसे बैठे हैं। हाँ, हाँ,
केमिकल एसेंस आते हैं, हाँ, चावल को कोट करने हाँ का, हाँ, खुशबूदार बनाते हैं, हाँ। कोट करते हैं, मार्बल पॉलिश होती है उसकी। तो अब ज़रूरत है कि जो दौड़ रहे हैं ना, ठहरें और एक और बार ठहर सोचें के कि एक बार कर क्या रिव्यू रहे कर, हैं, हो हाँ, क्या रहा है। रिव्यू करें। रिव्यू कर, हाँ हाँ सर, हाँ सर, रिव्यू की ज़रूरत है, बिल्कुल है। फॉर दैट मैटर सर, एक बहुत ही, मैं अभी कुछ दिन पहले देखा एक बड़ी बड़ी अच्छा उदाहरण, जब अंग्रेज़ आए थे तो यहाँ पे क्या है, हरियाली कम थी ना, तो उन्होंने हरियाली के लिए वो कोई एक पेड़ लेकर आए थे, शायद पॉपुलर था कौन सा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक पेड़ लेकर आए थे। यूकलिप्टस। नहीं सर, यूकेलिप्टस भी नहीं, वो एक प्रजाति थी, वो पेड़ ऐसा था कि अब ना वो पेड़ लगाने के बाद में उसने कब्जा ही कर लिया है पूरा। लेंटाना एक घास है, मतलब लेंटाना के फ्लावर्स उनके गेस्ट हाउस के आसपास लगते थे। यूकलिप्टस भी वो लोग लेके आए। हाँ, और ये सारे पौध, गोल्ड मोहर जो है, गुलमोहर जिसे कहते हैं, वो हाँ, भी उनका ही लाया है। बहुत सारे पौधे उन्होंने ले आए और ये कुछ इसमें से कई ऐसी फायदा नहीं, और और आसपास उनको की देसी प्रजातियों में खत्म कर दे रहे हैं। नहीं, उनको ऐसा एहसास होता था कि वो पौधे याद दिलाते थे, होमली फील कराते थे, तो गेस्ट हाउस के आसपास वो लगवाते थे। आज भी फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस के आसपास वो विदेशी पौधे लगे हैं। लेकिन जो लेंटाना है, उसको ये जो फ्लावर ले आए, और वो धीरे धीरे लेंटाना ने इतनी ज़मीन कब्जा कर ली हाँ, जो देसी प्रजाति चाइना जो ने होगी, जितनी हमारी ज़मीन कब्जा की उससे 4 गुना उसने और हमारी वो आज ज़मीन भी है। कब्जा। हाँ, और वो हटते नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो और बहुत तेजी से बढ़ जाते इसके हैं। अलावा कई एक बॉटेनिकल वार होता है। कई कंट्री, मतलब भारत के बहुत सारे दुश्मन भी हैं। मेरा मानना है बहुत सारे मैसिव वीड हमारे देश में छिड़के गए हैं, जानबूझ के डाले गए हैं, और वो इतनी तेज़ी से ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, किसी और को जिंदा नहीं रहने देते। तो इस पे भी हमें सतर्क रहना है। मैंने 3-4 तो आइडेंटिफाइड किए हैं कि जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और फिर दूसरे किसी पौधे को वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह से सेना के जरिए या डिप्लोमेसी के जरिए एक देश दूसरे देश से आगे निकलने की होड़ में है, उस हमें तरीके से ये भी इधर भी ध्यान देना हाँ ध्यान देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहना, हाँ 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 क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्रीज देखा और इन चीज़ों को बारीकी से देखता हूँ, हाँ हाँ। तो मुझे ये खतरा बहुत बड़ा नज़र आता है। साले लाटा एक हमारे यहाँ है, मैंने देखा इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है पूरे जंगल जहाँ 4000 प्रकार की वैरायटी, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, एक वो पौधा सबको खत्म ख़त्म कर करते जा रहा है, सबको ख़त्म करते जा रहा है। तो ये बड़े खतरे हैं, क्योंकि एक प्रजाति जब नष्ट हो जाती है ना, तो सारे वैज्ञानिक मिलकर उसे दोबारा रिक्रिएट नहीं कर नहीं कर सकते। पाते। तो हमें हर प्रजाति को बचाना जरूरी है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, सबका है। ये जो धरती है अखिल जी, हर एक की है। हम कौन होते हैं कि ज़मीन खरीद लिया, ये यहाँ रहेगा, ये पेड़ वहाँ लगेगा, ये घर वहाँ बनेगा, नदी यहाँ बांधी जाएगी। हम होते कौन हैं? हमें भी उतना ही हक है जितना पेड़ों को, जानवरों को है। इस चीज़ को समझना होगा। और इसमें हमारा ही लाभ है। हम मालिक नहीं हैं। मैं दूसरे ढंग समझाता हूँ। हाँ, ये बताइए, अगर पेड़ इस धरती से अचानक कोई जादू हो कि सारे पेड़ खत्म, गायब कर दे कोई जादूगर, तो हम कितना देर जिंदा रहेंगे? सर मेरे ख्याल से दिनों में भी नहीं गिन सकते इसका। यस। और यदि ये कैलकुलेशन किया गया है कि केवल एक छोटी सी चीज उड़ती है, मधुमक्खी खत्म हो जाए तो कितना दिन जिंदा रहेंगे? सब चीज का 3 साल। सब चीज का एक चेन है, और वो जी। चेन में हर कड़ी इम्पोर्टेंट है। आज भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो है। तो यदि मधुमक्खी खत्म हो गई तो 3 साल में हम खत्म हो जाएंगे, वैज्ञानिक कहते हैं। पेड़ खत्म हो गया तो घंटों में, हाँ सर, घंटों की बात, घंटों में, ठीक घंटों है, की बात। या दिनों की बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर इंसान खत्म हो जाए किसी जादू से, पूरे इस धरती पे हटा दो, कुछ नहीं तो क्या कोई गाय मर जाएगी, कुत्ते मर जाएंगे, या जंगल खत्म हो जाएगा? कोई फर्क पड़ना है? यानी अगले 10 साल में एकदम से पूरी धरती वापस जंगल और एकदम वैसी खूबसूरत हो जाएगी जो जैसे बॉम्बे, दिल्ली सबको टेक ओवर कर लेंगे पेड़, पता है? सर इतना तेजी से करते हैं कि सोच नहीं सकते। यस। लोहा बना हो, कंक्रीट बना हो, कुछ भी बनाओ, सबको टेक ओवर कर लेते हैं, छोड़ दो तो जरा सोचो कि उस धरती पे अवांछित कौन है? बाकी सबकी जरूरत है, पेड़ की जरूरत है, नहीं जिंदा नहीं रहेंगे, है? हमारी जरूरत तो मधुमक्खी, हमारी जरूरत क्या सच में है किसी को? नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हम अवांछित किराएदार हैं, हम सबसे नोटोरियस हैं, समझ गए? हम बिल्कुल गैर जिम्मेदार किराएदार हैं इस धरती पे। और लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह में या चंद्र ग्रह में सभ्यताएं, सिविलाइजेशन है या नहीं। मैं कहता हूँ नहीं है। अगर होती तो जैसे ही पहला मनुष्य
चंद्रमा में पहुंचा, वो सिविलाइजेशन डंडा लेके इनको खदेड़ती कि तुम लोग धरती को तो रहने के काबिल छोड़ा नहीं, अब खुद यहाँ भी आ का गए हो आप। हाँ हाँ है, सर, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि वास्तव में हम कहीं भी रहने योग्य नहीं है, और ज़रूरत है कि हम अपने आप को सुधारें। सुधारें। ज़रूरत है, अगर हमारे पास सच में बुद्धि है, हम बुद्धिमान प्राणी हैं, सचमुच हम विकसित हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हम देखें कि क्या हम, अगर धरती के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पेड़ पौधों के प्रति, अन्य प्राणियों के ये तो प्रति, नहीं लगता सर, ये तो अपने हम बहुत दूर हैं उस point मनुष्य से बहुत दूर अपने दूसरे मनुष्य के प्रति भी क्या जिम्मेदारी निभा रहा है? बहुत कम लोग हैं जो ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं अपना उधार चुका दे रहा हूँ और तेरा मैं कर, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ एकदम सही बात है सर। एक चीज़ रह गई सर, मैंने पूछा वो माँ दंतेश्वरी कहाँ से है? हाँ, तो बात दंतेश्वरी, बस्तर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पे एक जिला है दंतेवाड़ा, जो वहाँ के अधिष्ठात्री देवी हैं दंतेश्वरी माई, उसके नाम पे ही जिला भी है दंतेवाड़ा। और चूंकि मैं उसी क्षेत्र का था, और वहाँ आदिवासियों की अधिष्ठात्री देवी हैं, हमारी भी है माँ दंतेश्वरी। तो मेरी भी बड़ी आस्था रही उन पे, और इसलिए मैंने और चूंकि मेरे साथ पूरे ट्राइब भी जुड़े हैं मेरे, जो हम खेती करते हैं कोऑपरेटिव के उस पर करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि राजा राम जी हेलीकॉप्टर लिए तो घूमेंगे, मैं कहता हूँ ना, ये एक कोऑपरेटिव है, हजारों किसान मिलकर करते हैं, राजा राम का चेहरा है, ठीक है। तो उसमें बैठेंगे तो मेरे आदिवासी भाई पहले बैठेंगे। तो मैं इस बात को कहता हूँ, और हम सब की जो सबसे अधिष्ठात्री देवी है वहाँ की, मालिक जिसे कहते हैं क्षेत्र की, वो माँ दंतेश्वरी है, इसलिए मैंने उनके नाम पे रखा माँ दंतेश्वरी है। वो हम सबको जोड़ने का वो बाइंडिंग मटेरियल है जो हम सबको जोड़ती है। हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि आस्था जहाँ होती है ना, वहाँ ब्रेन के डिसीजन को किनारे रख दिया जाता है। तो ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। आस्था के सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक भी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मनुष्य और मानवता को जोड़ने में आस्थाएं मदद करती हैं, तो वो आस्था जरूरी है जी। हाँ। और वही परस्पर विश्वास भी तो वही पैदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से मेरे को ये सर, अब आप बोल रहे हैं, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ऐसी कई सारी चीज़ें, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है भारत के लोग, मतलब हम लोग थोड़े ज़्यादा ही क्षमा प्रार्थी रहते हैं सारे टाइम। कोई भी आके उंगली उठा देता है, हम बोलते हैं अरे आप सही हो, आप जैसे कर रहे हो वैसे कर लेंगे, हम हमारा काम छोड़ देते हैं। जैसे हम खेती वो छोड़ देते हैं, आप जो बता रहे हो वो कर लेते हैं। हमारी गाय वो छोड़ देते हैं, आप जर्सी दे रहे हो वो कर लेते हैं। हमारी ब्रीड है हम छोड़ देते हैं, आप जो दे रहे हो वो कर लेते हैं। हमारे मंदिर हम छोड़ देते हैं, आप जैसे बताओगे वैसे करेंगे हम। असल में मेरा मानना है, जो लगभग 400-500 साल जो गुलामी के हमारे थे ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तित किया। गुलाम देश में खुद का निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। तो कई पीढ़ियां लगातार गुलामी में रही। पहले हम विदेशियों के गुलाम थे, फिर लगातार, और अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज बड़ी बुद्धिमान कौम है, ऐसे ही नहीं था कि एक समय उसका सूरज नहीं डूबता था, लगभग पूरे विश्व में उनका राज चलता था। और भारत जैसे प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण और बुद्धिमान लोगों के देश पे शासन करने के लिए उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास ही हिल गया। हमें लगता था वो जो कर रहे हैं वही सही है। उनके कपड़े हमने अपना लिए। गर्मी, इतनी तीखी गर्मी है, लेकिन अभी भी वकील साहब काला कोट पहन के मिलाड करते रहते हैं, है ना? ये तो सर मेरी खुद की बीवी वकील है जी, वो भी बोलती है सर, मेरे को आज तक समझ में नहीं आता अखिल, ये माय लॉर्ड क्या है, मतलब योर ऑनर, व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब चेंज हो रहा है, बट हम लगातार 100-200 साल से झेल ही रहे हैं। ठीक है, कोट पहने, कोई भी है, मीटिंग है, बट मेरे ख्याल से वही मैंने कहा कि जब गुलाम होता है तो आत्मनिर्णय का अधिकार धीरे धीरे और उसका क्षमता दोनों में कमी आ जाती है। और अब धीरे धीरे नया भारत उदय 70 साल में हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, नई चीज़ों के अडॉप्ट कर रहे हैं, और फिर भी एक देश के रूप में आगे बढ़ने में जो जोश चाहिए, जो एकता चाहिए, और जो रैपिड चेंज की ज़रूरत है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा विश्व अब ग्लोबल विलेज बन गया है। हाँ, तो वहाँ अगर आपको वहाँ की बाजार और सरकार दोनों के सामने अगर आपको तन के खड़े होना है, तो
तो आपको सच में मजबूत होना पड़ेगा। मजबूती का दिखावा करने से काम नहीं बनने वाला है। नहीं बनने वाला। और मेरा मानना है भारत की मजबूती, अगेन आऊँगा, जब आज से 30 साल पहले हम ऐसे लिखते थे, भारत एक कृषि प्रधान देश कृषि प्रधान देश है। हाँ लिखते हाँ थे। हाँ, वी आर एन एग्रीगेरियन सोसाइटी। यस। हाँ हाँ सर, और बिल्कुल बिल्कुल। अब जब पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि भाई हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अब एक ज़्यादा बेहतर संतुलित रुख अपनाने की अब वक्त आ गया है। वक्त आ गया, हाँ। और धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी भी बदल। सर एक तरफ मैं ये भी देखता हूँ, हाँ आप सही बोल रहे हैं, ट्रेडिशनल जो किसान है वो कई सारे उससे बाहर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि ट्रेडिशनली जैसे आज IIT IIM के भी लोग हैं, वो भी अपने एग्रीटेक स्टार्टअप वार्टअप लेके हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूरा है या जितनी ज़रूरत है उतना हो रहा है, लेकिन ये एक बदलाव भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना चालू हो रहा है, मुझे दिखना चालू हो रहा है कि मतलब लोग, जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले एक महोदय से मिला था गुड़गांव में, उनका डेयरी है, 5 गायों से चालू किया था, 5 देसी थी, खुद ने ब्रीड की, आज 250 गायें हैं उनकी, और सारी देसी ब्रीड है, और एक एक का कौन माता कौन पिता, माँ पिता, सब सब सारी इंफॉर्मेशन है एक एक गाय पे। ये बंदा सैमसंग में मार्केटिंग हेड से निकल के इधर आया और इन्होंने ये काम किया। और ऐसे मेरे ख्याल से और भी लोग, जैसे अब आप ही को देख लीजिए, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही मतलब इसमें आ भी रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ हर दिन लोग आते हैं खेती सीखने, देखते हैं, समझते हैं। और IITians और अच्छे हाँ, IIM जिनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी, भाई आगे जाके कुछ पढ़े लिखे, अच्छा कर हाँ, लेंगे, अच्छे बड़ा पढ़े करेंगे। लिखे हाँ, यंग जनरेशन के लोग भी आते हैं, आते हैं, हाँ। और आके जुड़ते भी हैं। आज बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से लेके IAS CO सारे लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जुड़े हुए हैं हम लोग साथ में। और मेरा मानना ये है कि ये जो स्टार्टअप है, ये जो सारी चीज़ें जो नए यंग जनरेशन आ रही है, ये एक अच्छा शुभ लक्षण है भारत के लिए, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग अब सेटिस्फेक्शन पे, भाई जोमेटो के कितने और लोग काम करेंगे, सैचुरेटेड पे। सर एक हमने काफ़ी सारी जानकारी ले ली, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आपने काफ़ी सारा ज्ञान अर्जन कर लिया, मैं समझता हूँ आपने इतनी सारी, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती, किसान के बस की बात भी नहीं होती कि वो खुद जाके इतना सब सीख पाए। उसके तो दिन रोज के खाने के लिए वो लड़ रहा है, तो वो कहाँ जाके सीखे, कैसे जाके सीखे। और अभी मैं खुद भी कुछ टाइम पहले सीखने की कोशिश कर रहा था। सर गवर्नमेंट कोर्सेज नहीं है, जो हैं या तो वो खुद के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, या फिर वो आपको मोटी मोटी फीस मुंह पे मार देंगे कि भाई 2 दिन हैं 11,000 रुपये। सर मैं 12,000 रुपये, 6-8 हज़ार रुपये 4 घंटे के सेशन के, तो किसान कैसे सीखे फिर ये ज्ञान उस तक कैसे पहुंचे? और क्या ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? ये बात सही है कि आजकल खेती किसानी में सिखाने के नाम पे कंसल्टेंट एक वैरायटी निकली है। सर कंसल्टेंट तो मैं बोलना ही भूल गया, वो तो वो भाई साहब वो तो सोना मांग लेते हैं सर। वो मतलब चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो यूट्यूब में बड़े बड़े वादे हैं, इसकी खेती करो करोड़ों 5 लाख रुपए का फायदा, 20 करोड़ों लाख रुपए का। हाँ हाँ हाँ। और इस किसान ने अरबों कमा लिए, खरबों कमा लिए। तो ये क्या है कि नकली चमक दमक में असली सोना ढूंढना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। तो यूट्यूब में ज़्यादातर जो हैं ये पौधे बेचने और प्लांटिंग मटेरियल का ही काम है लोगों का, और बाद में मार्केटिंग में कोई सपोर्ट नहीं है, और टेक्नोलॉजी का भी कोई सपोर्ट देते नहीं। तो मेरा मानना है किसान को एक दूसरे किसान से, सफल किसान से सीखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास है। और किसान को दूसरे किसान से, जैसे हमारा ग्रुप है सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में उसको चैम्प कहते हैं, www.chamf.org। इसमें लाखों किसान जुड़े हैं। इसमें हर किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट, पहली बात तो आप हमारे यूट्यूब पे उस खेती संबंधित उसको देख लो, नहीं समझ में आता आप खेतों में आके फ्री में देखो, समझो, 1 रुपया कोई फीस नहीं है, 1 रुपया कोई फीस नहीं है। मतलब मैं आके आपसे अगर कुछ सीखना चाहूँ तो आप मुझे वक्त भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, और कुछ नहीं लेना। नहीं, हमारे यहाँ तरीका ये है कि जब जैसे मान लो मूसली लगा रहे हैं, मूसली की प्लांटेशन चल रही है, आपको सीखना है, हम आएंगे, आप आएंगे, हम आपसे लगवाएंगे, प्रैक्टिकल आप खुद करो। और जब आप बोल दोगे कि यार इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं,
समझ गए, ये तो बड़ा टिप्स हुई जी। बस अब आप जाइए और हाँ खुद ठीक उगाइए। है, ठीक है। तो करके सीखो, तैरना करके बिना बिना पानी में कूदे हाँ तो पानी नहीं में आप उतरे आप सीख नहीं नहीं सीखते। पाएंगे। तो करके सीखना सबसे बेहतर तरीका बिल्कुल होता है। सही है। मैं बार बार कहता हूँ कि पेड़ पे चढ़ना सिखाओ। पेड़ पे चढ़ के मैं आम तोड़ के आपको नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। कंसल्टेंट हमेशा आधा रखेगा कि एक बार आऊँगा तो इतना सिखाऊंगा, अगले बार इतना सिखाऊंगा, अगले बार इतना। और फिर उस कंसल्टेंट से आप जी। ये पूछ लो आपने कितना उगाया है, तो तो सर 2 किलो नहीं उगाया होता। एक बेसिक चीज़ ये है कि ज़्यादातर कंसल्टेंट, देखो कंसल्टेंसी भी अच्छी चीज़ है, बट खेती में ज़्यादातर कंसल्टेंट खुद परफार्मर नहीं है, नहीं, वही बोल रहा हूँ सर, ठीक नहीं है। तो दूर दूर तक नहीं। आप जैसे मैं किताब पढ़ के खेती की बात करता हूँ, हमारे ज़माने में तो यूट्यूब नहीं था, तो हम किताबों को पढ़ के करते थे। लिखा था सफ़ेद मूंगफली जून में लगानी चाहिए, जून में लगा दिया, पंजाब के साथी ने, जल गई। बारिश तो 2 महीने 1.5 महीने बाद आती है। मई में, जून में लगाना चाहिए, उड़ीसा वाले ने लगाया, बह गई पानी ज़्यादा हो गई। जी। तो और उसमें लिखा था ड्रिप इरीगेशन यूज करें तो 20% प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। हर आदमी सोचा 2 लाख का बीज डाल रहा हूँ तो 25,000 का ड्रिप क्यों ना डालूँ, 25% प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, पहले ही साल निकल जाएगा ये तो, ठीक है। तो हर एक ने ड्रिप लगाई, जबकि वो रूट वाली क्रॉप है, उसमें अगर ज़्यादा पानी हो गया दे दिया तो सड़ना है उसे, फ्यूजेरियम आएगा ही आएगा, फंगस। ज़्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्र में जहाँ की काली मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादातर फसलें चौपट हो गई। तो ज़्यादातर, जैसे एक व्यक्ति ने लिखा है, वो किताब मैंने लाई, 40 जड़ी बूटियों की खेती के ऊपर लिखा था उसने, जड़ी बूटियों की खेती कैसे करें, 40 जड़ी बूटी की खेती का पूरा उसमें विधि लिखा था। उसको पढ़ के लगाया, फेल हो गए। उसके बारे में पता किया, पता चला बंदे ने कभी धनिया नहीं उगाई थी, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ज़्यादातर खेती को लेके जो किताबें हैं उन बंदों ने खेती नहीं की। खेती नहीं। और कोई राजाराम या हमारे राजाराम जैसे सैकड़ों किसान होंगे जो बहुत अच्छा अपने खेती के बारे में जानते हैं, और लेकिन वो कभी किताब नहीं लिखे। तो खेती करने वाला किताब नहीं लिखता और किताब लिखने वाला खेती नहीं करता। तो 90% किताबें आप कुएं में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा मानना है किसान को किसान से जानकारी लेना चाहिए और ये फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। हम एक दूसरे के अनुभव से सीखें, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं। और चाहे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बात बता दूं मैं, खेती में हमें नेचर की थोड़ी सी मदद ही करनी होती है, ठीक है, तो वो करती है खुद। ठीक है। और आज के युग में जब हम व्हाट्सएप कॉल के जरिए जब चाहें आपके खेत पे खड़े हो जाएं या आप मेरे खेत में खड़े हो जाएं, तो दिक्कत कहाँ है, ठीक है। हाँ, कुएं में भांग पड़ती है जब कोई कलेक्टर नए आए, कोई नया मंत्री आया और नया क्रॉप, हम इस स्टेट को कोकोनट स्टेट बना देंगे, अरे क्रांति ले आएंगे। पर एक ही गांव में 5 तरह की जमीनें हैं, एक ही गांव में प्रदेश छोड़ दीजिए सर, एक गांव में 5 तरह की जमीनें हैं। एक ही गांव में एक 30 क्विंटल ले रहा है, दूसरा 10 क्विंटल ले रहा है। बिल्कुल। अब वहाँ पे आप इस तरह से करोगे तो जैसे तुगलकी चमड़े के सिक्के चला देंगे। अब ये प्रदेश सूरजमुखी प्रदेश होगा, तो ये सब से होता क्या है, किसान बेचारा फंस के फंस के उगा लेता है। फिर पता चला कोऑपरेटिव वाले ले नहीं रहे, सूरजमुखी खरीदी का ऑर्डर नहीं आया अभी, तो 8 महीने बाद आएगा, 10 महीने बाद आएगा, मार्केटिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह के प्रयोग लगातार किसान पे ऊपर, गिनी पिग के ऊपर होते रहे हैं। नई क्रॉप सरकार ने किया, फिर अभी कोड़ में खाज है आपकी यूट्यूब पे लोग लाइक के लिए ऐसी सनसनी डालते हैं, ये पहले भीख मांगता था, अब ये किसान 5 करोड़ कमाता है, ठीक है। ये रेलवे में चना मुर्रे बेचते थे, अब ये 50 लाख कमाते हैं। तो अब सनसनी और लाइक के पेड़ उगाइए 20 करोड़ कमाइए। हाँ, 20 करोड़ एक पेड़, ये 1 किलो 20 लाख का बिकता है इस पेड़ का। तो सो दैट के आदमी खोले देखे, तो इन्होंने एक तरह से ना जैसे पानी को गंदा कर दिया, तो ट्रांसपेरेंसी अब दिखता नहीं कुछ एक्चुअल क्या है। तो नया कुछ करने वाला जाए तो जाए कहाँ, ये दिक्कत आती है उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल। तो इस भीड़ में से आपको जेन्युइन बंदे तलाशने होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये काम किसान ही किसान की मदद कर सकता है। हम सरकार को दोष नहीं देते, जो उससे जो बन पड़ रहा है अच्छा कर रही है, करने दो उसे, ठीक है। हर चीज़ के लिए हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी। जी हाँ। तो मार्केटिंग में भी हम लोगों ने एक नया सिस्टम ही बना लिया कि हर किसान मिल के मार्केट करेगा, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 25 सालों में। कॉमन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो चैम्प मैंने बोला, CHAMF, उसमें राजाराम जी का, अखिल का, भाई साहब का, सबका माल जाएगा, सबका अकाउंट नंबर रहेगा, सबको सेम रेट मिलेगा, टोटल ट्रेड फेयर। कोई क्वालिटी भी चेक होता होगा, क्वालिटी भी ग्रेड भी पहले से तय कर देंगे, पहले से ग्रेड तय रहेगा, उस हिसाब से रेट मिलेगा,
पहले फिर HD पे फोटो जाएगी, ये साइज रहेगा, ये रहेगा, ये ग्रेड रहेगा, और वही हमको देना है। रेट उसी हिसाब से तय होगा। राजा राम जी किसी का माल खरीद के नहीं बेचेंगे, और 1,000 किसान है तो 1,000 किसान की लिस्ट जाएगी, किसी का 25 किलो है, किसी का 25 टन है, और उसके खाते में पैसा जाएगा। कहीं कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। हर एक को मालूम है माल कहाँ जा रहा है। हर एक को मालूम है कि अगर गलत क्वालिटी मैंने दे दिया तो ब्लैक लिस्टेड हो जाऊंगा, अगली बार मेरा माल नहीं बिकेगा। इसको तैयार करने में 25 साल लगे, बट है आज ये व्यवस्था है। कोऑपरेटिव को जिंदाबाद मुर्दाबाद से निकाल के मैंने मार्केटिंग पे ले आया। ठीक है, किसी पार्टी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन जब किसान आप मार्केट पे हो तो पार्टी का चोला आप किनारे रखिए, आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, अपनी चीज़ का सही रेट मिलेगा आपको, तभी सर्वाइव करोगे। तो आप क्वालिटी मेंटेन करो, और बीच में हम किसी दलाल को नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। सर ये सुन के एकदम से मेरे को अमूल की याद आ रही है सर। उन्होंने भी हाँ, दूध के लिए यही किया था करीब बेशक हम लोगों ने भी अमूल से भी प्रेरणा ली, बहुत सारे लोगों से प्रेरणा ली, और जो खामियां हैं उनको दूर किया। ओवरनाइट तैयार नहीं हुआ। बहुत सारे कि भाई छोटा किसान क्या करेगा, वो कब तक वेट करेगा आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर का, तो उसके फंड की व्यवस्था कैसे हो, उसका क्या हो। ठीक है, ग्रेड किस तरह से मेंटेन करोगे, ग्रेड डिसाइड कौन करेगा, बहुत सारी चीज़ें आई, धीरे धीरे रिजॉल्व किया। एक प्रैक्टिकल वाइवल मॉडल खड़ा हुआ। आज चैंप सक्सेसफुल है। चैंप का खुद का टर्नओवर 0 है, किसानों का टर्नओवर बढ़ गया, क्योंकि चैंप अगर खरीद के बेचता होता अमूल की तरह तो अलग प्लेटफॉर्म होता। हमने अमूल से 2 कदम और आगे चल। हाँ, याद दिलाता है, बट हाँ एग्जैक्टली वो मॉडल नहीं है। और एक्चुअली में बहुत सर चैम्प में समझ गया। कभी आपने ऐसे भी कभी सोचा है कुछ ऐसे कोर्स जो फ्री हो और इंसान मतलब एटलीस्ट वो उसको वो एक कदम दे दे उस दिशा में कि मैंने ये भाई हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन का ये कोर्स है, इसमें थोड़ा बहुत इन चीज़ के बारे में पढ़ा है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं राजा राम जी के एक बार मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके सीखूँ। लेकिन वो रुचि बनाने के लिए जो पहला कदम होता है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और क्या, ऐसा कुछ आपने कभी सोचा सर? और कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं ही अब आजकल। देखो, मैंने ये तय कर लिया कि एक साथ में 10 चीज़ें ना करे कोई भी आदमी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही क्रॉप अगर करना है तो जो करना है उस खेती के साथ आओ, उस तालाब में उतरो, तैरना सीखो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। पहले आप डिसाइड कर लो क्या करोगे, आपस में चर्चा कर लिया हमने। फिर आपकी 5 एकड़ ज़मीन है, हर एक को कहता हूँ 4 एकड़ में जो कर रहे हो करते रहो आप। 1 एकड़ में ये ट्राई करो। हाँ, एक साथ आप जंप मत करो, धीरे से धीरे धीरे आगे बढ़ो। और 1 एकड़ में लगाना है तो जब हमारे यहाँ क्रॉप चालू होगी तो आप आके देख लेना, कर लेना, थोड़ा सा खुद करके सीख लेना। ठीक है, उसके बाद हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। आपके जब कहो आपके खेत में खड़े हो जाएंगे, आप हमारे खेत में खड़े हो जाओगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखिए, करिए। तो करके सीखो। करके सीखने से बेहतर कोई दूसरा तरीका है नहीं। और खेती एक ऐसा काम है जो करके ही सीखा जा सकता है। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाने किताब पढ़ के तो कोई नहीं सीखता। नहीं, मैं एक बात बताऊं, आइंस्टीन जैसे 200 वैज्ञानिक एक व्यक्ति को अगर साइकिल चलाना सिखाएंगे कि इतने डिग्री पे आप खड़े हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से जाएगी, इतने डिग्री पे एंगल रखिए, इतना mg का वेट डालिए पैडल पे, और इस तरीके से आप बैलेंस करिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा हटते हुए। तो साइकिल चलाना सिखाने में इतने इक्वेशंस आएंगे जो नासा को चंद्रमा में भेजने में किए गए उससे भी ज़्यादा। फिर भी वो सीख नहीं पाएगा। लेकिन उस बंदे को एक साइकिल दे दो और 4 बार गिर के खुद सीख जाए, और एक बेईमान दोस्त दे दे तो बोले मैं पीछे पकड़ा हूँ लेकिन छोड़ दे। ठीक है, और वो चलाना सीख जाएगा। तो खेती भी मेरा मानना है तैरने की तरह, साइकिल चलाने की तरह एक ऐसा काम है जो करके बहुत बेहतर सीख सकते हैं। हाँ, और अपने अनुभव से धीरे धीरे इनरिच हो सकते हैं। साथ ही साथ वो जो मैंने कहा, एक दोस्त चाहिए जो आपको समय समय पे साथ दे, वो ईमानदार चाहिए। साइकिल में भी ईमानदार चल है, यहाँ आपको ईमानदार दोस्त चाहिए जो आपको समय समय पे अपने अनुभव शेयर करे। ठीक है, और चूंकि केक इतना बड़ा है, आदमी सिखाता क्यों नहीं? सिखाता इसलिए नहीं कि सोचता है कि ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा या इतने सारे लोग उगाएंगे तो बिकेगा कहाँ। केक इतना बड़ा है कि इसमें सबको शेयर मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट इतना बड़ा है, ये देश का मार्केट ही इतना बड़ा है, 1 अरब। हाँ सर, अंतरराष्ट्रीय जाने में तो टाइम लगेगा। हाँ, हम खुद इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि यस। ओलिव ऑयल आके दूसरे देश से लोग हमारे देश में बेच रहे हैं। ओलिव ऑयल हमारे यहाँ होता ही नहीं, और धीरे धीरे हमारे सरसों तेल को रिप्लेस कर रहा है, बताओ वाला। और हालांकि अभी भी वो हमारे खाने के लिए सरसों के तेल का जो स्वाद है ना, वो जो करता है वो ऑलिव ऑयल नहीं कर पाता है। ऑलिव ऑयल है भी या नहीं, ये भी एक सवाल है।
हाँ और कौन सा तेल है भी एक सवाल हाँ, वो भी एक सवाल है, है। बहरहाल फिर मैं आऊँगा कि भाई खेती से समृद्धि का रास्ता गुजरता है। गुजरता है। ज़रूरत यह है कि हम पूरी ईमानदारी से क्वालिटी को भी देखें, पर्यावरण को भी देखें, क्योंकि आज पर्यावरण की रक्षा, ग्लोबल जो क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम है, वो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको करना, वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देख रहे हैं बेंगलुरु में अचानक प्रॉपर्टी के भाव गिर गए, हाँ हाँ सर। तो जो रियल इस्टेट कहते हैं, हाँ, जिसे मैं फेक इस्टेट कहता हूँ, तो सो कॉल्ड, तो मेरा मानना है कि अगर पानी नहीं रहेगा तो आप तो क्या कर ये लोगे? सीमेंट के जंगल उगा के आप क्या क्या करोगे? कर लोगे? ठीक है। हाँ, तो मैं ये नहीं बोलता कि मतलब रियल इस्टेट वास्तव में धरती, ठीक है, और धरती में अगर पर्यावरण के साथ हम साथ में लेके बढ़ें तो ज़रूरी है। हर आदमी को एक सुकून भरा छत हर एक को चाहिए, और रियल इस्टेट ने मुहैया कराया। मेरा मानना है गवर्नमेंट के बस का नहीं था ये नहीं काम। था। और आज जितना भी आप देख रहे हो, जितने कुछ लोग घरों में रह पा रहे हैं, शहरों में अच्छे से रह पा रहे हैं, बेसिक सुविधाएं अगर मिल पा रही तो रियल इस्टेट से मिल रही। हाँ, मेरा कहना ये था कि यदि हमें चाह रहे हैं कि धरती को बिना नष्ट किए, बिना स्वास्थ्य को नष्ट किए, बिना पर्यावरण को नष्ट किए, इन तीनों को बैलेंस करते हुए चलना है, तो खेती को रिव्यू, दोबारा तरीके से खेती को रिव्यू करना पड़ेगा, हाँ, हमें पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, हमारे तौर तरीकों को फिर से करना पड़ेगा। और कैसे करें उसका एक छोटा सा मॉडल बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में हमने किया है। आप उसको देखो, समझो, लाइव मॉडल है, और कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, 30 साल लगे हैं। आप देख सकते हो और उससे आगे करो, उसमें जो गलतियां हैं दूर करके हम और आगे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको एक बेस तो तैयार है। हाँ। लॉन्च पैड के लिए एक बेस आपके पास तैयार है, वो आप देखो, समझो। और सर क्या ये मॉडल हम कुछ कुछ और जगहों पे भी रेप्लिकेट कर रहे हैं, देखिए, ताकि लोगों के मेरा लिए मानना एक्सेस थोड़ा आसान हो जाए? आज भी किसान ऐसा है बड़ा सर कि महत्वपूर्ण इतना सवाल है। टाइम देकर वहाँ आना सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं, जैसे पॉली हाउस में कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं, वैसे भारत में एक्सट्रीम वेदर को छोड़ दो, जहाँ बर्फ गिरती हो या खाली रेगिस्तान है, उसके अलावा 70% सब भारत जगह में कुछ ना सब कुछ जगह मेरा मॉडल हो जाएगा। और कहीं भी क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट तैयार करता है, जैसे एसी लगा दिया आपने, तो यहाँ पे वेदर बाहर क्या है उससे मतलब नहीं, यहाँ ठीक है। वैसे ही 5 एकड़ में अगर आप उतने पेड़ में बताऊंगा उस तरीके से, जैसे मैं बताऊंगा डिजाइन में लगा दिया, तो अंदर क्लाइमेट 3 डिग्री कम रहेगा। और फिर उसमें सूरज की रोशनी भी उतनी रहेगी जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। और आप हर क्रॉप ले सकते हैं। मेरा मानना है भारत के 70% क्षेत्र में नेचुरल ग्रीन हाउस लगाया जा सकता है। उसमें हर्बल भी हो सकती है, मेडिसिनल प्लांट सारे हो सकते हैं, एरोमेटिक प्लांट हो सकते हैं, मसाले हो सकते हैं, सब्जियां उग सकती हैं, चारा उग सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये रिप्लिकेट करने का काम तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो जुड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, या गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। और गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, फिर चुनाव भी जीतना होता है, तो कई बार वो नहीं कर पाती है। बट एक्चुअली वो फैक्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो कर और मैं बार बार रियल इस्टेट वालों से कहता हूँ कि रियल इस्टेट, एक्चुअल रियल इस्टेट में भी आपको काम करना चाहिए। धरती को जमीन खरीद के बेचने के अलावा कुछ जमीनों पे आप इस तरह के मॉडल खड़ा करो। आप जान के हैरान रह जाओगे कि जमीन बेच के आप जितना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा कमा सकते उससे ज़्यादा आप बिना जमीन बेचे कमाएंगे। ये मेरा दावा है। स्टाम्प पे दस्तखत करवा लेना, एडवांस पे मेरे से चेक ले लेना। हैं। मेरा भी ना मतलब ज्ञान का ओवरलोड हो रहा है। मतलब मैं उस जगह पहुंच गया हूँ कि एक सेकंड के लिए मैं भी सोच रहा हूँ कि यार एक बार जाके मैं भी सीख के नहीं, क्यों नहीं कर लूं। सकते? बेशक करना चाहिए, क्योंकि सीइंग इज द बिलीविंग। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जैसे चर्चा करके आप नहीं पा सकते, जैसे रसगुल्ले की चर्चा। और रसगुल्ले की हम बहुत चर्चा करें, रंग रूप, फोटो देखें, उसके वीडियो देखें, स्वाद रील तो नहीं देखें, समझ में आएगा। रील देखें, और अलमारी के अंदर रख के भी आपके सामने रख दिया जाए, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आप उसका टेस्ट समझ नहीं में मिलेगा। तो खेती भी कमोबेश ऐसा ही है। उसका अगर आपको जीना है, आप नेचर के साथ जीना, पेड़ पौधों के साथ जीना, ये समझ गए, रियल मेहनत करते हुए पसीने बहाने के बाद ठंडी हवा का आनंद, पेड़ की ठंडी हवा का आनंद लेना, हल्की हल्की हवा का, इनको अगर समझना है तो आपको वापस लौटना होगा अपनी जड़ों की ओर। आप भी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे देखेंगे तो वो भी किसान ही रहे होंगे, 5 पीढ़ी पे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीढ़ी। हाँ, तो हमें अपनी रूट्स की ओर लौटना चाहिए, मेरा मानना है। वो खुशी जो हम मिस कर गए। कंक्रीट के जंगल में ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे मिल सकती है वापस। बेशक बेशक। बेशक। सर
बहुत ज्ञानवर्धक सेशन था। थैंक यू वेरी मच। मेरी भी थोड़ी आंखें तो खुली गई, और कुछ एक तो चीज़ें ऐसी थी जो एकदम ही मतलब यानी इतनी ऑब्वियस है और फिर भी कोई नहीं सोच रहा है। मतलब वो हेलीकॉप्टर वाली भी आपने जो बात की, इकोनॉमिक वाइबिलिटी है फिर भी कोई नहीं सोच रहा है, उसको हमने स्टेटस सिंबल बना रखा है और छोड़ रखा है वहाँ पे। मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पूरा हेलीकॉप्टर का, कि भाई मैं तो सोचा था कि अभी चुनाव खत्म हो जाए तो हमारे सीएम साहब को बताऊंगा कि देखिए आप चालू करिए, ये आप लोगों का काम है, राजाराम का काम नहीं है। हमने मतलब सारा होमवर्क कर दिया, सारी रिसर्च कर दी, आपको नंबर दे दिए, अब इतना तो करना हम तो आपका हेलीकॉप्टर लेंगे, क्योंकि अभी नीतियाँ नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत जा रही है। हमने हायर कर लिया, सब कर लिया, पूरी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर ली हेलीकॉप्टर की, हम लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीज़ों को, ये गवर्नमेंट का काम है। हाँ, इनेबलमेंट, वो जो वैसा आपका इतने फंड है, आपकी एक रैली में 200 करोड़ खर्चे होते हैं भाई, तो आप काहे ऐसा काम करो जिसे आपको पब्लिक याद रखे। हाँ, मतलब एक अमिताभ बच्चन को लेके वो एक सोशल मैसेज का वो पूरा कैंपेन बनाएंगे जिसमें किसान हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से कट रहे हैं, तो लोगों के पास अपने आप वो जानकारी जाएगी। एग्जैक्टली जिस तरीके से और पोलियो के बारे में गई, मैं तो कहता हूँ सर कि अगर फेल होता हूँ तो मेरी जो ज़मीनें हैं आप लिखवा लो, और क्या, इससे ज़्यादा क्या गारंटी देंगे। बेहतरीन सर, उम्मीद है अगली बार आपसे जब बात होगी तो बस्तर में बात करेंगे, बस बस्तर आके बात होगी। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा अखिल जी, खेती की बात अगली बार खेतों में करेंगे। खेतों में करेंगे सर जी, ठीक है। तो आपके देखने सुनने वाले दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है कि खेती को अगर समझना है खेत में तो जाना पड़ेगा, छू के देख के समझो, ठीक है, और केवल सुन के नहीं। केवल सुन के नहीं समझ। तो अगली बार अखिल जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप बस्तर के खेतों से पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। इस चीज़ को हमारे भी यही प्रयास रहेगा, इस चीज़ को जितना हो सके, एक तो चैम्प प्लेटफॉर्म है वो, और ये जो 2-3 चीज़ें इनको जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचा सकें ताकि लोग उसको उपयोग कर सकें। मैं अंतिम अपनी बात इस नोट पे ख़त्म करूँगा कि आपका कोई भी दर्शक, कोई भी देखने वाला अगर लाभदायक खेती करना चाहता है, प्रॉफिटेबल खेती करना चाहता है, या खेती को एज ए कैरियर चुनना चाहता है, जैसा कि मैं कहता हूँ 5 साल के आप 5 साल की तैयारी आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए करते हो, दुनिया भर पढ़ते हो, और 10 लाख 20 लाख खर्चे करते हैं अपने बेटे पे। IIT के लिए वो 9वीं कक्षा से पढ़ना चालू कर देता है। सर आप 5 एकड़ ज़मीन खरीद लो कहीं बंजर सी, और यकीन मानो जितना साल वो 5 साल पढ़ता है डॉक्टरेट, उतने साल में इतना कमाएगा कि जो डॉक्टर और डिप्टी कलेक्टर नहीं कमा रहे हैं उतना कमाएगा वो। रोजगार ढूंढने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, धरती की ओर लौटो। धरती को एक दाना देते हो ना आप गेहूं का, 50 दाना वापस करती है। कौन बैंक है जो 6 महीने में 1 रुपये को 50 रुपया बना के देता है? धरती देती है, बशर्ते कि हम उसे ले नहीं पाते, क्योंकि सरकार और बाजार साथ नहीं देता। सरकार और बाजार दोनों साथ नहीं देते, क्योंकि सरकार अमूमन बाजार के साथ जुगलबंदी कर चुका है, लेकिन सरकार जिस दिन किसान के साथ जुगलबंदी करेगी ना, ये देश आगे बढ़ जाएगा। क्या बात है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। इनसे जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। चैम्प प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जब भी ऐसा कुछ नया आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। और प्लीज़ आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे शेयर भी कीजिए, नीचे अपने कमेंट डालिए, हम भी सुनना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।